हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रैम्फ एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोगों को अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ही समझने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका होता क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है पूरा, और उसके अंदर फंक्शंस क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड समझने वाले हैं, एचआरएम से रिलेटेड समझने वाले हैं। तो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचआरएम है, उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को किस तरीके से मैनेज करते हो। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से आप किस तरीके से मैनेज करते हो, वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। कि अलग अलग टाइप के जो लोग आपके पास काम कर रहे हैं, आप सबको मैनेज किस तरीके से करते हो। ठीक है, तो सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम समझे तो एचआरएम एक ऐसा प्रोसेस है कि इसके अंदर आप राइट पीपल यानी कि जो ठीक लोग होते हैं उनको हायर करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, उनको अपने काम पर लगाते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो, उनको समझाते हो, उनको सिखाते हो कि आपको काम कैसे करना है, उनको मोटिवेट करते हो कि वो काम अच्छा करें, काम बेहतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम हम आपको करके दें। और टेकिंग केयर ऑफ दियर नीड्स, और उनकी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, खाना पीना कपड़ा, जो भी उनकी वर्किंग नीड्स हैं, जो भी उनको काम के टाइम पर ज़रूरतें हैं, जो भी उनको फुलफ़िल करानी है, वो आप उनको फुलफ़िल करके देते हो ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एचआरएम बोलते हैं। तो एम्प्लॉइज़ जो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स कहलाए जाएंगे। क्योंकि वो जो है हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जिस तरीके से हमारे लिए मनी ज़रूरी है, मशीन ज़रूरी है, मटेरियल ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे लिए एम्प्लॉयज़ भी ज़रूरी है। बिना एम्प्लॉयज़ के कोई कंपनी, कोई फर्म्स क्रिएट नहीं होती। तो सिंपल डेफिनेशन समझे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम आपकी टोटल 4 चीज़ें करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। किन चीज़ों के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना चाहती है, वो हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पाएँ। इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अब नेचर क्या होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर ये है कि ये पीपल ओरिएंटेड है, यानी कि ये लोगों के ऊपर फोकस करती है, एम्प्लॉय के ऊपर फोकस रहती है। उसके अलावा इसका मटेरियल वगैरह के ऊपर कोई फोकस नहीं होता है। इसका फोकस सिर्फ इंसानों पर, एम्प्लॉयज़ पर होता है। दूसरा, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ये कभी भी एंड होने वाला प्रोसेस नहीं है। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते रहना होगा। ये परवेसिव है, यानी कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चलता है। भले से आपका बिजनेस हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी जगह बिना एम्प्लॉयज़ के नहीं चलती। गवर्नमेंट के लिए डॉक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट के लिए ये जो जो भी आपके पॉलिटिशियंस हैं वो एम्प्लॉयज़ हैं, हॉस्पिटल के लिए जो है आपके डॉक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, स्कूल के लिए आपके टीचर एम्प्लॉयज़ हैं, बिजनेस के लिए आपके वर्कर है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परवेसिव होता है। ये यानी कि ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी होता है और गोल ओरिएंटेड होता है। यानी इसका जो मेन एम होता है वो ये एम होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो तो अचीव हो जाए। साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ के गोल हैं, जो हमारे एम्प्लॉय जो है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं, वो भी साथ साथ चीज़ें अचीव हो जाए। ऑब्जेक्टिव जो रहने वाले हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो ये रहने वाले हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का वो यही है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो राइट पर्सन है उनको राइट जॉब मिल जाए, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सही लोगों को सही काम मिल जाए। ये हम चीज़ इंश्योर करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स अच्छी हो जाए, उनके अंदर एबिलिटीज़ आ जाएँ, ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाएँ, ये हम चाहते हैं। और एक अच्छा रिलेशन बना रहे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ इंश्योर करना कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे सेटिस्फाइड रहे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुश रहें और हमेशा उनको मोटिवेशन मिलती रहे, जिससे वो काम अच्छा करते रहें। और साथ साथ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी मदद हो जाए कि वो अपने लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हो जाए, हमारी कंपनी और ज़्यादा बेहतर हो जाए।
अब फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो जो फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, उनको हमने मेनली दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज के अंदर बांट रखा है। एक होते हैं मैनेजरियल फंक्शंस, दूसरे होते हैं ऑपरेटिव फंक्शन, जिनको ऑपरेशनल फंक्शन भी बोला जाता है। एक एक करके दोनों फंक्शंस को समझते हैं, मैनेजरियल फंक्शन कौन से होते हैं और ऑपरेटिव फंक्शंस कौन से होते हैं। तो मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एचआरएम ये वो फंक्शंस होते हैं जो भी जितने भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज से कनेक्टेड होते हैं, हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे मैनेजरियल फंक्शन कहलाए जाएंगे। जैसे प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप पहले से डिसाइड करते हो कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की आपको ज़रूरत है और कब और कहाँ उन लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि एक कंपनी ये सोचती है कि उसको 10 टीचर्स जो है हायर करने हैं, जैसे कि आइडिया इन्फ्यूजन ये सोच रहा है कि उसको मुझको 10 टीचर हायर करने हैं ताकि मैं ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, 10 चाहिए। ठीक है ना, कौन से टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, टीचर एम्प्लॉय चाहिए जो लोग टीचर हों, और व्हेन एंड वेयर दे रिक्वायर्ड, और कब उनको कब आना होगा, कैसे वीडियोस बनानी होंगी, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर मैं बनाऊंगा। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि जब मैं काम को बांट देता हूँ अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में, जैसे कि मैंने टीचर्स हायर करे तो एक बच्चे को बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दे दिया, एक बच्चे को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक बच्चे को कह रहा हूँ सॉरी, टीचर को कंपनी लॉ। तो अलग अलग टीचर्स को अलग अलग जो है मैंने वर्क बांट दिया, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया। यानी कि जब मैंने डिवाइड कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उनको ड्यूटीज़ दे दी, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दें कि भाई आपकी ये ड्यूटी है कि आपको रोज़ाना 9 बजे क्लास लेनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और एक प्रॉपर अथॉरिटी रिलेशनशिप बना दी कि मैं सीनियर हूँ, मुझसे नीचे ये टीचर है, उनसे नीचे ये टीचर है। इसको ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे। यानी कि एक जो पर्सन है, एग्जांपल ये दे रखा है कि उसको एचआर मैनेजर बना दिया, और जो दूसरा इंसान है वो ट्रेनिंग हैंडल कर रहा है, और एक तीसरा इंसान जो है रिक्रूटमेंट हैंडल कर रहा है। ये अलग टाइप का एग्जांपल होगा। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करना है। यानी मैं टीचर्स को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, उनके वर्क को सुपरवाइज करना है, ये चेक करते रहना कि जो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं। ये जो मैं आपको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, ये मैं अपने ही मान लीजिए आइडिया इन्फ्यूजन मेरी कंपनी है, मेरे अंदर बहुत सारे टीचर्स काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर भी एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। ठीक है ना, और उनको मोटिवेट करना है हम अपने टीचर्स को कि वो अच्छे से पढ़ा पाएँ, और उनको इंस्ट्रक्शन क्लियरली समझा देना कि बच्चों से किस तरीके से बात करनी है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें समझा देना। फॉर एग्जांपल ये हो गया कि एक एचआर मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है कि उसको किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ जो है प्रॉपरली करनी चाहिए। तो ये एक टाइप का एचआर मैनेजर का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट होगा आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस चेक करना। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे टीचर्स हैं वो बच्चों को सही पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा रहे हैं, और जितना मैंने सोचा था कि बच्चों के इतने मार्क्स आने चाहिए, 90+ मार्क्स आने चाहिए, क्या बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं या नहीं उन टीचर के पढ़ाने से। और अगर करेक्टिव एक्शन होते हैं, अगर टीचर कहीं कहीं गलत पढ़ा रहे हैं तो उनको सही कर देना भी कि ये चीज़ आप ऐसा मत करो, आप दूसरे तरीके से पढ़ाओ। तो ये चीज़ कंट्रोलिंग के अंदर आएगी। इसका भी एक और एग्जाम्पल ये दे रखा है कि अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है कम है तो एक एचआर जो है वो ट्रेनिंग उसके लिए अरेंज करता है कि मैं टीचर्स से बोलता हूँ चलो अब आप ट्रेनिंग लो, अभी आप पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। ठीक है। बी आपके आते हैं ऑपरेटिव या फिर ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ एचआरएम। ये वो फंक्शंस होते हैं जो एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ होती है हमारी, कि किस तरीके से एक्चुअली उनको मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें ऑपरेटिव या फिर ऑपरेशनल फंक्शंस के अंदर आएंगी। सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि रिक्रूटमेंट कैसे करना है, यानी कि कैंडिडेट को ढूंढना रिक्रूटमेंट कहलाया जाता है कि कौन कौन टीचर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के लिए काबिल हैं, फिर उनको सिलेक्ट करना है। यानी कि अलग अलग टीचर्स आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैंने चेक करा कि इन टीचर्स में से बेस्ट टीचर कौन है, उनको सिलेक्ट कर लिया और उनकी प्लेसमेंट कर दी, यानी कि उनको जॉब दे दी कि ये आपकी जॉब है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसको, फॉर एग्जांपल ये आ गया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, तो मैं उसके लिए टीचर हायर कर रहा हूँ। फिर आ गया नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। फिर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा ताकि उनकी स्किल्स अच्छी हो, वो नॉलेज गेन करें और उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो। तो जो डेवलपमेंट होती है वो फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है कि फ्यूचर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ग्रो होगी। ठीक है, कि मैं अपने टीचर्स को समझा रहा हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग टूल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यूट्यूब पर वीडियो आपको किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से इस स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। थर्ड है कंपनसेशन दूंगा, उनको वेजेस दूंगा, सैलरी दूंगा कि
सैलरी दी जाती है, वेजेस दी जाती हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं, बोनसेस दिए जाते हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो भी एम्प्लॉय ने काम करा है, जो भी हमारे पास टीचर्स ने काम करा है, उनको रिवॉर्ड देना और उनको मोटिवेट करना ताकि वो आगे भी अच्छा काम कर पाएँ। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना कि उन्होंने काम कैसा करा, कैसा नहीं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। एक टीचर है, वो कंपनी लॉ के अंदर अच्छे हैं बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर खराब हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग गई। और किसको कितना प्रमोशन देना है, कितना इंक्रीमेंट देना है, ये चीज़ें डिसाइड करना है। एग्जांपल ये आ गया कि एनुअल अप्रेजल देना है हम टीचर्स को कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा है। स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा है तो उनको भी हम अच्छे वो दे रहा है, अच्छी इंक्रीमेंट देना है। एम्प्लॉय का वेलफेयर करना है। एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर आप क्या आएंगी कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, लीव फैसिलिटीज़ देना, सेफ वर्किंग कंडीशन देना, रिक्रिएशन फैसिलिटी देना। मेन पर्पज़ यही होता है कि एम्प्लॉय हमारे सेटिस्फाई हो जाए और उनकी अच्छी हेल्थ और मोरल बना रहे। इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो डील करता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के अंदर रिलेशनशिप क्या है। अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना, इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखना। और अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप अगर होगा आपकी कंपनी के अंदर तो आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे तरीके से काम करेगी, स्ट्राइक्स कम होंगी और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे। सेपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, रिज़ाइन कर देता है, ले ऑफ हो जाता है या डिसमिसल हो जाता है, तो एचआर ये इंश्योर करता है कि जो सेपरेशन जो हो रहा है वो फेयरली तरीके से और लीगली तरीके से हो। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस यही होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कि एचआरएम इंपॉर्टेंट इस वजह से ही है क्योंकि ये मैन पावर का एफिशिएंट यूज़ किस तरीके से करना है इसमें हेल्प करता है। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाता है, एम्प्लॉय के टर्नओवर को कम करता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में मदद करता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें एड इन्फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। एज यू ऑल नो हमारी चल रही है एचआरएम की सीरीज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज। तो आज का जो है हमारा यूनिट 1 के अंदर सेकंड टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका रोल, स्टेटस एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर का रोल क्या होता है, स्टेटस क्या होता है और उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होती हैं हमारी किसी भी कंपनी के अंदर, वो हम आज की वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। और जिसको भी हमारी ये डिटेल्ड वाली पीडीएफ चाहिए, देखिए वो जो वन शॉट वाली वीडियोस होती हैं उनकी पीडीएफ आपकी है 149 की, बट ये जो डिटेल्ड वाली है अगर आपको ये परचेज करनी है तो इसका आपका जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ₹249। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में आपको दोनों जगह ही टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर अगर इफ़ यू वांट टू परचेज आप परचेज कर सकते हैं ये डिटेल्ड वाली। और ये यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट है आपकी 249 की। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मैनेज करते हो कि किस तरीके से लोगों को हैंडल किया जाना है, जो इंसान है उनको किस तरीके से हैंडल करना है, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो जो हमारा एचआर मैनेजर होता है, जो हमारा एचआर मैनेजर होता है वो हमारा वो इंसान होता है जो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको देखता है। ठीक है ना, कि उन्होंने कब ज्वाइन करी और जब से लेकर वो ज्वाइन करते हैं और जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ नहीं देते उन पर नज़र रखना, उनको देखते रहना हमारा किसका काम होता है, एचआर मैनेजर का काम होता है। ठीक है, तो जो एचआर मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। ठीक है, तो एक एचआर मैनेजर वो इंसान होता है जो हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो उनको हैंडल करता है, उनको देखता रहता है कि ये क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इनसे किस तरीके से काम कराना है, वही हमारा इंसान एचआर मैनेजर कहलाया जाता है। अब रोल क्या होता है एचआर मैनेजर का? तो रोल का मतलब क्या क्या होता है कि क्या फंक्शंस हैं जो उसको परफॉर्म करने हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसको अपने ऊपर जो उसके ऊपर है। तो फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या कहलाई जाती हैं कि रोल क्या है एचआर मैनेजर का। ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है। तो क्या क्या रोल होते हैं समझते हैं हम आगे चलकर। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, एचआर मैनेजर जो है सबसे पहले ये फाइंड आउट करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड क्या है, यानी कि कितने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ज़रूरत है। ठीक है, और किस किस जॉब पोजीशन के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत है।
और उसके बाद जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट तैयार करता है, यानी कि वो एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट निकालता है मार्केट के अंदर और पूछता है कि किसी को अगर हमारी कंपनी ज्वाइन करनी है, यानी कि जिसके अंदर ये एलिजिबिलिटी है वो हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकता है, वो तो उससे रिलेटेड एक पूरा प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट तैयार करता है। फिर जो भी लोग आते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन लोगों के क्या लेता है, इंटरव्यू लेता है। ठीक है, एचआर मैनेजर बोलता है, उनसे पूछता है कि क्या नाम है, आप कैपेबल हो या नहीं, उनको चेक करता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए ठीक बंदा है या नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी सुइटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, जो उनको लगता है कि ये सुइटेबल कैंडिडेट है, ये ठीक कैंडिडेट है, उसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई अब क्या हो, तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब से तुम काम करने वाले हो, तुम हमें ठीक लगे। ठीक है, और फिर ये भी इंश्योर करते हैं कि जो राइट पर्सन है, यानी ठीक आदमी जो है हमारी ठीक जॉब के ऊपर लगाओ, यानी कि हर जॉब के ऊपर एक परफेक्ट आदमी बैठ जाए। ये भी एचआर मैनेजर का एक फंक्शन होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेंट नहीं था तो उसको हायर कर लिया, मैनेजर नहीं था, सेल्स स्टाफ नहीं था, ये सब लोग नहीं थे फॉर एग्जाम्पल, तो इन सब लोगों को हायर करना भी किसका काम होता है, हमारा एचआर मैनेजर का काम होता है। दूसरा काम होता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने होते हैं। तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाना, उनको ट्रेन करना। देखिए कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जो लोग आते हैं वो ऑलरेडी सीखे हुए नहीं होते कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम क्या हो रहा है, तो उन लोगों को चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। तो उन लोगों को चीज़ें सिखाने के लिए क्या किए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे कौन करते हैं, ये एम्प्लॉयज़, ये जो हमारे एचआर मैनेजर हैं वही हमारे ये सारे प्रोग्राम करते हैं। और एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को और नॉलेज को इम्प्रूव करना इनका काम होता है कि एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स अच्छी हो जाए, उसकी नॉलेज बेटर हो जाए, और हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब्स को अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए। ये भी एक उनका टास्क होता है, ये भी उनकी एक ड्यूटी होती है करने की। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराना, जितने भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं नए एम्प्लॉयज़ के लिए, कि उनको इंट्रोड्यूस कराना ऑर्गेनाइजेशन से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ चीज़ है। जैसे कि आप लोग भी कॉलेज के अंदर आए होगे तो आप लोगों का भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ होगा जिसके अंदर बताया जाता है पूरे कॉलेज के बारे में। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी बताया जाता है पूरी कंपनी के बारे में, वही उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहलाया जाता है। तीसरा काम जो होता है इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल का होता है, यानी कि ये एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, यानी कि साल भर जो हमारा एम्प्लॉय है उसने क्या काम करा, किस तरीके से काम करा, और एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ऑलरेडी। यानी कि ये बोलते हैं ये जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है ये आपको अचीव करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल वर्कर है, उनसे बोल दिया आपको 1000 यूनिट बनाना है, तो 1000 यूनिट क्या होगा, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट होगा। अब जिसने वो क्या नाम है, वो 1000 यूनिट बना लिए तो उसको या तो प्रमोशन मिल जाता है या फिर कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है या कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर मिल जाता है उसे। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेता है आदमी, उसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसको ट्रेनिंग नीड्स भी पता लग जाती है अप्रेजल के थ्रू, यानी कि आपने एक अप्रेजल करा, उसके अंदर आपको पता लग गया ये एम्प्लॉय है, ये 1000 यूनिट बना पा रहा है, और एक ऐसा एम्प्लॉय भी है जो 800 यूनिट भी नहीं बना पा रहा है ठीक तरीके से। तो आप क्या करोगे, जो 1000 यूनिट बना रहा है उसको प्रमोशन दोगे, और जो 1000 यूनिट भी नहीं बना पा रहा उसको ट्रेनिंग दोगे कि किस तरीके से वो 1000 यूनिट से भी ज़्यादा हमारी चीज़ें बना सकता है। ठीक है, अब कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट उसका चौथा काम होता है, यानी कि जितने भी सैलरी स्ट्रक्चर होता है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितनी देनी है, कब देनी है, वो पूरा स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, हमारा एचआर मैनेजर डिसाइड करता है कि बोनसेस क्या क्या रहने वाले हैं, हमारे इंसेंटिव्स क्या क्या देने हैं, अलाउंस क्या क्या देने हैं, और बेनिफिट्स क्या क्या देने हैं। ये सारी चीज़ें मैनेज करना हमारा किसका काम होता है, एचआर मैनेजर का काम होता है। वो ये चीज़ इंश्योर करता है कि सब लोगों को फेयर तरीके से और इक्वल पे मिले। यानी ऐसा ना हो कि कोई काम ज़्यादा कर रहा है तो उसको पे कम मिल रही है, और कोई कम काम कर रहा है उसको ज़्यादा पे मिल रही है। वो ये चीज़ इंश्योर करके रखते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको फेयर एंड इक्वल पे मिले, सब एम्प्लॉयज़ को। और नेक्स्ट काम होता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, यानी कि उनको रिवॉर्ड देना, उनको रिकग्निशन देना। इससे जो क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं जब उनको रिवॉर्ड मिलता है और रिकग्निशन मिलती है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुकते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। और इससे जो एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बन जाता है, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बन जाता है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इससे टीम वर्क भी अच्छा होता है, और इससे जॉब सेटिस्फेक्शन भी हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलती ही रहती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना, यानी कि उनका दूसरा काम होता है कि अच्छे रिलेशन बनाना मैनेजमेंट के साथ और वर्कर्स के साथ।
और जितने भी ग्रीवेंस हो रहे हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको मैनेज करना और ये चीज़ इंश्योर करना कि पीसफुल वर्किंग कंडीशन रहे, यानी कि सब लोग शांति से काम करें, लड़ाई झगड़ा कहीं पर भी ना हो, ये चीज़ भी इंश्योर करना इनका काम होता है। लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करना, यानी कि ये लोग जो है ये इंश्योर करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेबर लॉस को फॉलो कर रही है, वो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रही है, जैसे कि सरकार ने बोला है उनको मेंटेन कर कर रख रही है, और एम्प्लॉयज़ के राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। और हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के प्रोग्राम कराना, यानी कि ये चीज़ चेक करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस है या फिर नहीं है। और उसके बाद जो है आपका आता है कि वो एम्प्लॉयज़ को चेक करते हैं, एम्प्लॉय की वेलफेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैंटीन का होना, मेडिकल केयर का होना, रेस्ट रूम का होना, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है हमारी कौन देखता है? एचआर मैनेजर देखता है। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो के अंदर समझे रोल। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसकी वजह से मैंने स्टेटस और कॉम्पिटेंसीज जो है मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ अच्छी खासी लंबी हो गई थी, समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हेड इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर, कि हमारा एचआर मैनेजर जो होता है उसका स्टेटस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो फॉर द ₹249 हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के जो है नोट्स परचेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिटेल्ड वाले नोट्स, ये जो प्रॉपर वाले, ये जिसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियोस बना रहा हूँ, वो नोट्स आप 249 के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला आता है हमारा स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर, ही हमारा टॉपिक है। तो स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर का मतलब यही होता है कि पोजीशन क्या है या फिर इंपॉर्टेंस क्या है एचआर मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, की वो किस पोजीशन पे स्टैंड करता है और कितनी इंपॉर्टेंस है उस इंसान की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब अलग अलग पोजीशंस होती हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अलग अलग स्टेटस होते हैं, तो सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला होती है हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। अब स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या होती है कि एचआर मैनेजर जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का बंदा होता है, यानी कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर वो होगा अगर, तो उसका मेनली काम क्या क्या होंगे? जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं कंपनी से रिलेटेड वो लेना एचआर मैनेजर का काम होगा। जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती हैं कंपनी के अंदर की, कौन सी चीज़ किस तरीके से चलेगी, क्या चीज़ कहाँ पर काम आएगी, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना भी, ये सारी चीज़ें बनाना भी हमारे एचआर मैनेजर का काम होता है। दूसरा काम होता है उसका मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच का लिंक होता है, वो हमारा एचआर मैनेजर, यानी एम्प्लॉय और मैनेजमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं? हमारे एचआर के थ्रू होते हैं। ये एचआर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो यानी कि एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में क्या काम कर रहा है? ब्रिज के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, कि ये एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट को बताता है, यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ दिक्कत हो रही है, ये एम्प्लॉय है, इसको कुछ परेशानी हो रही है, कि मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको फूड फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पा रही, तो ये जाएगा, ये एचआर के पास जाएगा, ये एचआर है हमारा, ये एचआर से बोलेगा कि मुझे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिल पा रही एम्प्लॉय। फिर ये आगे जाकर एचआर जो है मैनेजमेंट को बोलेगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ को फूड फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करें, इसको थोड़ा बहुत ठीक करें। ठीक है, और ये जो है फिर एक और काम करता है कि कंपनी ने, मैनेजमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई, मैनेजमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई और वो समझा दी एचआर मैनेजर को कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नई पॉलिसी है। तो एचआर मैनेजर कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय के पास जाएगा और उसको पूरी पॉलिसी समझाएगा। तो यानी कि इनकी प्रॉब्लम, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम एचआर मैनेजर आगे पहुंचाता है, और इसकी पॉलिसी जो है हमारी वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच जाती है, यानी कि मैनेजमेंट से लेकर एम्प्लॉय तक पहुँच जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच का लिंक के तरीके से काम करता है। दूसरा होता है, ये एडवाइज़र होता है मैनेजमेंट को। एडवाइज़र टू मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ये एचआर पॉलिसीज से रिलेटेड मैनेजमेंट को एडवाइस देता है, ये समझाता है एचआर पॉलिसीज।
जितने भी मैनेजमेंट है उनको, अगर मैनेजमेंट कोई एचआर पॉलिसीज बनाती है तो एचआर मैनेजर उसके अंदर दखल देता है और बोलता है कि किस तरीके से चीज़ें चेंज करनी चाहिए अपने अकॉर्डिंगली, वो चीज़ें समझाता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। वो मैन पावर प्लानिंग में मदद करता है। मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है कि कितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग हमें चाहिए काम करने के लिए। देखिए, अगर ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमारी प्रोडक्टिविटी तब भी कम हो जाती है, और अगर हमारे एम्प्लॉय जो है कम हो तब भी हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमें एक इक्वल एम्प्लॉयज़ मेंटेन करके रखने पड़ते हैं ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बराबर रहे। तो ये मैन पावर प्लानिंग करना भी हमारे एचआर मैनेजर का काम होता है, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा। यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होगी। दूसरा कस्टोडियन होता है, यानी कि चौथी बात ये आ गई कि वो कस्टोडियन होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यूज, एथिक्स और डिसिप्लिन मेंटेन करना हमारा किसका काम होता है, एचआर मैनेजर का काम होता है। एचआर जो है मेंटेन करता है जितने भी वैल्यूज हैं, एथिक्स और डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी वो एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाता है कि सब लोगों को सही हक मिले, किसी के साथ कुछ भी भेदभाव ना हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मेंटेन करके रखना जो है हमारे उसका काम होता है एचआर मैनेजर का। और ये चेंज एजेंट की तरीके से भी काम करता है। यानी कि ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर पाए। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है डायनामिक होती है हमारी, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, अलग अलग चीज़ें चेंज होती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट एम्प्लॉयज़ तो हमारे सेम रहते हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन हमारी चेंज होती जा रही है बट एम्प्लॉयज़ हमारे सेम है। तो एम्प्लॉयज़ को भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। बट ये एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ कौन समझाएगा, कौन इनकी मदद करेगा, एचआर मैनेजर उनकी मदद करेगा। कि अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एआई आ गया आज के टाइम में, अब पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको एआई के बारे में पता नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एआई का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा एम्प्लॉयज़ है, यानी कि ये जो हमारा एचआर मैनेजर है, वो एम्प्लॉय की मदद करेगा। एम्प्लॉय को बोलेगा कि आप लोग क्या है एआई सीखो, उसको एआई सीखने के लिए ट्रेनिंग देगा और समझाएगा उन्हें कि किस तरीके से एआई का आज के टाइम में इस्तेमाल हो पा रहा है। फिर वो एआई सीखेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। वही चीज़ आ गई, फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी यही बोला गया है कि टेक्नोलॉजी और रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें मैनेज करना भी हमारे एचआर मैनेजर का काम होता है। कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर हो रहा है, पूरा इस तरीके से चेंज हो रहा है, जिस तरीके से काम किया जाता था वो सारी चीज़ अगर हमारी चेंज हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा एचआर मैनेजर मदद करेगा उन लोगों की, उन एम्प्लॉयज़ की एडेप्ट करने के अंदर। ठीक है, तो बस यही तक था। अब नेक्स्ट जो है आपकी कॉम्पिटेंसीज शुरू होने वाली है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹249, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के आप डिटेल्ड नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपके वन शॉट वाले शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आप खरीद सकते हैं 150 के, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके 150 के आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं करी हैं, बट इससे रिलेटेड वीडियोस मैं भी रेगुलरली अपलोड करता जा रहा हूँ। तो जिसको भी परचेस करने हैं वो टेलीग्राम पर जाकर परचेस कर सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉम्पिटेंसीज के बारे में पढ़ेंगे, एचआर मैनेजर की कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी आपका पूरा सेमेस्टर 2 ख़त्म करा दूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी मैंने सीरीज़ स्टार्ट करा दी है, कंपनी लॉ की भी आपकी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। कंपनी लॉ का तो एक यूनिट भी हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आधा यूनिट हुआ है और एचआर एम का भी अभी आधा ही यूनिट हुआ है। बट मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 2 जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूँ। और अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी, इन मेन 3 कोर सब्जेक्ट्स के अलावा भी अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट कर बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहें इन्फ्यूजन के साथ। Hello everyone, how are you all? Welcome to Idea Infusion by Triumph Academy. As you all know, हमारी चल रही है एचआरएम की सीरीज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज, जिसके अंदर रोल और स्टेटस देख चुके थे हम एचआर मैनेजर का, कि एचआर मैनेजर का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल क्या होता है,
और स्टेटस क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कॉम्पिटेंसीज क्या क्या होती हैं एचआर मैनेजर की। तो कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है क्या स्किल्स हैं उसके पास, क्या एबिलिटीज़ हैं उसके पास, क्या नॉलेज है उसके पास, और क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक एचआर मैनेजर के पास, जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवली काम कर पाए। यानी कि चार चीज़ों को कॉम्पिटेंसीज बोला जाता है। किस किस चीज़ को? स्किल, एबिलिटी, नॉलेज और क्वालिटी को हमारा क्या बोला जाता है? कॉम्पिटेंसीज एचआर मैनेजर की। तो सबसे पहली उसके अंदर जो खासियत होनी चाहिए, जो स्किल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी कम्युनिकेशन की स्किल। यानी कि उसके अंदर जो है बोलने का तरीका हो, लिखने का तरीका हो, यानी कि जब भी लिखता हो अच्छी राइटिंग में लिखता हो, प्रॉपरली लिखता हो कि सामने वाले को समझ में आए, ग्रामेटिकल एरर ना करता हो, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ना करता हो, ना लिखता हो। और बोलने का भी उसके अंदर एक लहजा होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान के अंदर अगर लहजा होता है, जो तमीज़ होती है उसकी बोलने की, वो उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो उसके अंदर चीज़ नहीं है, वो ठीक तरीके से बात नहीं करता, तू तड़ाक से बात करता है, और उसका लहजा ठीक नहीं है, और प्रॉपरली किसी भी इंसान से सही से बात नहीं कर पाता, तो वो एक इंसान एक एचआर मैनेजर बनने के लायक नहीं है। तो एचआर मैनेजर की एक ये एबिलिटी भी होती है कि उसको इफेक्टिवली चीज़ें हैंडल करनी आती हैं, उसको ठीक तरीके से बात करने आते हैं, उसको एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम वो सुनता है पेशेंटली। नेक्स्ट पॉइंट यही दे रखा है कि वो एम्प्लॉयज़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनता है। उसके अंदर कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब सुनना भी होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी बोल रहे हो, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप सामने वाले की भी सुन रहे हो। तो एम्प्लॉयज़ की एक ये भी होती है कि वो अपने प्रॉब्लम उनकी पेशेंटली सुनता है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखता है कि क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनता है और उनको सॉल्व करने का ट्राई करता है, और उनको समझाता है कि आप लोग फिक्र ना करें, आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है, यानी कि अपनी पॉलिसीज़ को समझाता है ठीक तरीके से, कि जितनी भी, अगर जो मैंने बताया था ना कि मैनेजमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, और वो किसको समझाती है? हमारे एचआर मैनेजर को समझाती है, और एचआर मैनेजर आगे किसको समझाता है? एम्प्लॉयज़ को समझाता है। कि एम्प्लॉयज़ इसको कैसे समझाएगा? कम्युनिकेट करके। तो कम्युनिकेट करके ही तो समझाएगा, कि कम्युनिकेट करेगा पॉलिसीज़ को कि क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं हमारी। तो ये सारी चीज़ें जो है इफ़ेक्टिवली वो उनको समझाता है। दूसरी उसके अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि वो अच्छे रिलेशनशिप बनाए एम्प्लॉयज़ के साथ। यानी कि एचआर और एम्प्लॉयज़ के बीच का दोनों का रिलेशन जो है क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो एचआर जो है अपने एम्प्लॉयज़ की नहीं सुनेगा, और एम्प्लॉयज़ जो है अपने एचआर की नहीं सुनेंगे, जिसकी वजह से तो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो क्या हो जाएगी? तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेकार हो जाएगी। उसके अंदर कुछ काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना एम्प्लॉयज़ एचआर की सुन रहा है, ना एचआर एम्प्लॉयज़ की सुन रहा। और उसकी दूसरी खासियत ये होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली हैंडल करता है। यानी कि अगर मान लीजिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, दोनों एक दूसरे को मारपीट पर आ गए, तो ये अब एचआर मैनेजर जो है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करे। और उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उनको सॉल्व करने आने चाहिए हमारे एक एचआर मैनेजर को। और ये वर्क वेल्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, क्योंकि हमारी एम्प्लॉयज़ के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टाइप के एम्प्लॉय नहीं होंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टाइप के एम्प्लॉय होंगे। कुछ अलग जेंडर के होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब सेम नहीं होते हैं। कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, कोई अलग अलग रिलीजन के से बिलोंग करेंगे, कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग कास्ट के लोग होंगे, और अलग अलग अगर अलग अलग लैंग्वेज के लोग होंगे। तो डाइवर्सिटी होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर टाइप का आदमी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलेगा। तो हर टाइप के इंसान को किस तरीके से हैंडल करना है, वो हमारे एक एचआर मैनेजर को आना चाहिए। ठीक है, अगर वो इस सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो एक टाइप का हमारा अच्छा एचआर मैनेजर नहीं कहला पाएगा। तीसरी स्किल्स उसके अंदर जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी लीडरशिप स्किल्स। यानी कि वो हम अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करे और मोटिवेट करे। ठीक है ना? उसको अब ये चीज़ आनी चाहिए कि वो एम्प्लॉइज़ को चीज़ें समझाए, उनको गाइड करे, उनको बताए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं मोटिवेट हों, और वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा काम दें, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद करें। और दूसरा ये होता है कि एचआर टीम्स को इफेक्टिवली लीड करें, यानी कि एचआर मैनेजर की एक प्रॉपर टीम होती है। एचआर मैनेजर के अंदर मान लीजिए 5 लोगों की एक टीम है, तो इसका मेन ये भी काम होगा कि इन लोगों को ठीक तरीके से हैंडल करना, इन पाँचों को अच्छे से सँभालना, ताकि ये पाँचों जो हैं इसके अंडर में, इसके सुपरविज़न में अच्छी तरीके से काम कर पाएँ। और इसका ये भी होता है कि ये एम्प्लॉयी के बिहेवियर को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे ये सब लोग एक दूसरे की भी मदद करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो होती है और हमारे एचआर मैनेजर का
काम भी बढ़िया तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट एबिलिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी कि उसको क्विक और करेक्ट डिसीजन लेना आने चाहिए। देखिए दोनों चीज आने चाहिए, क्विक यानी बहुत जल्दी और करेक्ट यानी सही डिसीजन। यानी कि एक जो एचआर मैनेजर होता है उसकी एक खासियत ये होती है कि वो अगर उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई, कुछ सिचुएशन आ गई जिसके अंदर उसको कुछ चीज़ चूज करनी है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जल्दी से उस डिसीजन को ले ले, जल्दी से उस डिसीजन को ले ले और करेक्ट डिसीजन ले, यानी कि घबरा कर गलत डिसीजन ना ले, वो करेक्ट डिसीजन भी ले साथ साथ, यानी एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए और एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को इफेक्टिवली वो सॉल्व करे। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि जो है आपका प्रॉब्लम हो रही है उनको, एम्प्लॉयज़ को, कि उनको खाना साफ नहीं मिल रहा, तो उनकी प्रॉब्लम्स को चेक करे और उस प्रॉब्लम को वो इफेक्टिवली सॉल्व करे कि उनको प्रॉपरली खाना मिल जाए। और एक फेयर और अनबाइज्ड डिसीजन ले, यानी कि हर तरीके से फेयर डिसीजन ले, अनबाइज्ड ना ले। यानी कि अगर मान लीजिए कोई उसका रिश्तेदार काम कर रहा है, ठीक है, उसने उसको तो प्रमोशन दे दिया, बाकी दूसरे लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको प्रमोशन नहीं दिया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एचआर मैनेजर के अंदर, उसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि वो अनबाइज्ड डिसीजन लेता हो और फेयर डिसीजन लेता हो। और नॉलेज होनी चाहिए लेबर लॉस की, यानी कि उसको लेबर और एम्प्लॉयमेंट के लॉस सारे पता होने चाहिए कि लेबर को किस तरीके से ट्रीट करना है, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट करना है और उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, वो उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और वो इंश्योर करे कि लीगल कंप्लायंस हो रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी लॉज हैं, जितने भी लेबर लॉज हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन सारे लॉज को मान रही है या नहीं मान रही, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट रखे वो लीगल इश्यूज पे, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कल कला को कोई एम्प्लॉय या फिर कोई लेबर अगर केस ना कर दे कि मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलत होता था। अगर किसी एम्प्लॉयज कोई ऑर्गेनाइजेशन आकर केस करती है तो उसकी बात सीधी जाती है एचआर मैनेजर के ऊपर कि आपको लेबर लॉज और एम्प्लॉयमेंट लॉज पता होने चाहिए था, आपने क्यों इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा, इन सारी चीज़ों को क्यों मद्देनजर नहीं रखा। नेक्स्ट होती है हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि अलाइन एचआर प्रैक्टिसेस विद बिजनेस गोल, यानी कि वो अपने एचआर का काम तो करे करे, साथ साथ हमारे बिजनेस गोल्स जितने भी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल जितने भी हैं, उनको अचीव करने में भी मदद करे। और फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी होगी कि आने वाले टाइम में हमें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग हमें चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें भी ऑलरेडी प्लान करके रखना। और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़े, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट होती है सातवां हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, यानी उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर ले, यानी अगर एम्प्लॉयज़ बता भी नहीं रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ क्या क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढ के निकाले कि क्या क्या, किस तरीके से जो है वो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, डिससेटिस्फेक्शन भी ना हो। और एथिकल बिहेवियर होने चाहिए, यानी कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखे, जितनी भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, वो ये चीज़ इंश्योर करे वो चीज़ें लीक ना हो बाहर, और फेयरली और ऑनेस्टली तरीके से काम करे और एथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए, यानी कि उसको एचआर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, एचआर एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, डिजिटल रिकॉर्ड बनाने आने चाहिए, ऑनलाइन किस तरीके से रिक्रूट किया जाता है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, और जितने भी आज के टाइम के मॉडर्न एचआर टूल्स हैं वो सब उसको आने चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें एड इन्फ्यूजन के साथ। एंड फॉर द रुपीज़ 249 ओनली आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक की डिटेल नोट्स जो हैं जिनके ऊपर मैं यही जो आपके सेम नोट्स हैं जिनके ऊपर मैं छोटे छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, ये डिटेल नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो आप फॉर द रुपीज़ 150 ओनली यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के शॉर्ट नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाकर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए या फिर डिटेल्ड नोट्स चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि एचआर पॉलिसीज। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। एज यू ऑल नो हमारे चल रही है एचआरएम की सीरीज। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एचआर पॉलिसीज। तो हमारे जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द रुपीज़ 249 ओनली, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के डिटेल्ड नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। और जिसको भी शॉर्ट नोट्स परचेज करने हैं फॉर द रुपीज़ 150 ओनली, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के, वो शॉर्ट नोट्स अलग से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इनकी वीडियोज़ अभी मैंने डाली नहीं है,
में डाल दूंगा, ठीक है। तो एचआर पॉलिसीज़ को समझते हैं। तो एचआर पॉलिसीज़ जो होती हैं वो रिटर्न रूल्स होते हैं, वो रिटर्न गाइडलाइंस होती हैं जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए, कि प्रॉपर्ली हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सके। तो जो उसके लिए जो रूल्स बनाते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, वो हमारी एचआर पॉलिसीज़ कहलाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि देश को चलाने के लिए कानून चाहिए, ऐसे कंपनीज को चलाने के लिए एचआर पॉलिसीज चाहिए। तो यानी कि ये एम्प्लॉयज़ को ये बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको अलाउड हैं, क्या क्या चीज़ें वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, और किस तरीके से जो चीज़ें करनी है उनको किस तरीके से करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये हमारा क्या बताती है, एचआर पॉलिसीज हमें बताती हैं, यानी वो एम्प्लॉयज़ को बताती हैं। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर हम समझे तो एचआर पॉलिसीज जो होती हैं वो रूल बुक की तरीके से होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के लिए, कि इसके अंदर सारे रूल लिखे हुए हैं, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वही मानना है, उससे बाहर की चीज़ें हम नहीं मान सकते, ठीक है। उसके अंदर रहते रहते ही हमें काम करना है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं एचआर पॉलिसीज़ के? सबसे पहली वजह तो ये होती है कि ये चीज़ इंश्योर करती है कि फेयर ट्रीटमेंट मिले सारे एम्प्लॉयज़ को, किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभाव ना हो, किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ भी गलत ना हो, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बना रहे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छे तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ताकि जो है एचआर के काम ठीक तरीके से हो पाए, सारे सब लोग तमीज़ से रहें। और तीसरा काम ये होता है कि मैनेजर्स को गाइड करना डिसीजन मेकिंग के अंदर, यानी कि जब भी किसी एचआर मैनेजर को डिसीजन लेना होता है, तो वो सबसे पहले क्या चीज़ चेक करता है, एचआर पॉलिसीज चेक करता है कि ये जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, कि तो ये जो डिसीजन है वो एचआर पॉलिसीज के अंदर आता है या नहीं आता, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी मैनेजर हो या एम्प्लॉयज़ हो, वो एचआर पॉलिसीज से बाहर नहीं जा सकता ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो भी एम्प्लॉय होगा, जो भी मैनेजर होगा, मैनेजर जो होगा एचआर मैनेजर, जब भी वो डिसीजन लेगा, तो वो क्या चेक करेगा, एचआर पॉलिसीज को चेक करेगा कि जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर पॉलिसीज के खिलाफ तो नहीं है। तो पहले वो चेक करेगा और उसके बाद ही डिसीजन लेगा, और इससे कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता। जब आपको साफ साफ चीज़ें लिखी हुई है कि ये कर सकते हो, ये चीज़ नहीं कर सकते, तो उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो उस अगर ये चीज़ें ना लिखी हुई हो, ये चीज़ें रूल्स ना हो कि आप क्या चीज़ें कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या चीज़ें नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, किसी जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाएंगे, ठीक है। कभी कोई और एम्प्लॉय कहेगा कि इसने तो ये चीज़ करी थी, आप मुझे मना कर रहे हो। तो बट आप क्या कर दो, आप एक नई रूल बुक बना दो, उसके अंदर सब चीज़ें लिख दो कि ये हमारी रूल बुक है और इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को काम करना है। और मेन इसका ये होता है कि लेबर लॉज को फॉलो करें, यानी एम्प्लॉयज़ जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेबर लॉज जितने भी उन सारे लेबर लॉज को फॉलो करें, और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बने, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बने हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, अच्छे से काम करें। ज़रूरत क्या होती है चार पॉलिसीज़ की, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डिसीजन के अंदर, यानी कि मेंटेन करके रखती है यूनिफॉर्मिटी डिसीजन के अंदर, यानी कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एक ही टाइप के डिसीजन लिए जा रहे हो, कोई दो मुंह की बात ना की जा रही हो, एक यूनिफॉर्मिटी के अंदर डिसीजन लिए जा रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ के राइट प्रोटेक्ट रहें, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, उसकी वजह से रूल्स बनाए जाते हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि जो भी चीज़ की जा रही हो एम्प्लॉयज़, मैनेजर, एचआर, सबको सारी चीज़ें पता हो, ठीक है। जो भी कोर चीज़ें, जो भी मेन चीज़ें, जो भी पब्लिक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सबको पता हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, इसकी वजह से एचआर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। वरना चीज़ें अगर छुप छुप कर की जाने में लगेंगी कि तो एम्प्लॉयज़ को चीज़ें पता नहीं लगेंगी, ठीक है, जो कि उनको पता होनी चाहिए। और फेवरेटिज्म ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि भेदभाव ना हो। अगर आपके पास रूल नहीं होंगे, कि मान लीजिए एक रूल है कि जिसने 1000 यूनिट बनाए उसी को प्रमोशन मिलेगा, ये रूल एक टाइप के का चार पॉलिसी है कि जिसने 1000 यूनिट बनाए उसको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, उसको प्रमोशन मिलेगा, ये रूल है। अब ठीक है, अब क्या होता है, अब एक एचआर का जो है छोटा भाई काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका स्मॉल ब्रदर, लिटिल ब्रदर जो है उसका यहाँ पर हमारा काम करता है। अब इसने बनाया 800, और एक बहुत मेहनती बंदा है, ठीक है, उसने बना दिया 1200। अब एचआर ने बोला शाबाश शाबाश मेरे छोटे भाई, तुझे मिलता है प्रमोशन। ये क्या होगा, ये होगा फेवरेटिज्म, और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा डिस्क्रिमिनेशन। तो ये चीज़ ना हो, इस वजह से एचआर
पॉलिसी बनाई गई है कि जिसने 1,000 यूनिट बनाए प्रमोशन आपको उसी को देना है। तो रूल के खिलाफ नहीं जाकर ये काम कर सकता है एचआर। वो किसको प्रमोशन देगा, वो इसी बंदे को देगा जिसने 1200 यूनिट बनाए हैं। ठीक है, इस वजह से हमारी एचआर पॉलिसीज के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत होती है। और ये इस वजह से भी ज़रूरत होती है कि एक टाइप का स्मूथ वर्किंग रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि अगर रूल दोगे कि 5 बजे आना है, 9 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल में 4 घंटे की आपकी शिफ्ट है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम टू टाइम आओगे और टाइम टू टाइम निकल जाओगे, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक तरीके से काम रहेगा। और अगर ये रूल ना हो कि कितने बजे आना है, तो कोई 4 बजे आएगा, कोई 6 बजे आएगा, कोई 7 बजे आएगा, तो अपने अपने टाइम से सब आएंगे, जिसको जो सही लगेगा अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपनी मर्जी से चले जाएंगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भला नहीं होगा। ठीक है, अब अलग अलग टाइप की हमारी एचआर पॉलिसीज होती हैं। सबसे पहले आती है हमारी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की पॉलिसीज। ये बताती है हमारी किस तरीके से हमें एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाना है। ठीक है, और ये चीज़ ये भी इंश्योर करती है कि जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको स्किल्स आती हैं और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए। ठीक है, क्राइटेरिया सेट कर देती हैं एचआर पॉलिसीज की, ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ये स्किल्स आपकी होनी चाहिए, तभी आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इससे क्या होगा, फेयर और अनबाइज्ड रिक्रूटमेंट बढ़ेगी। ठीक है, कि अनबाइज्ड रिक्रूटमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोट की जाएगी। ठीक है, कि आप एग्जांपल क्या होगा कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन कर रहे हो, इसके थ्रू अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो तो एक टाइप की एचआर पॉलिसीज ही हमारी कहलाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पॉलिसीज। ये फोकस करती है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर, कि हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल्स अच्छी हो जाए, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको नई नई चीज़ें सिखाती है। जो जो नए नए एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो जो पुराने पुराने एम्प्लॉयज़ भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी टाइम से हैं, उन सब लोगों को ट्रेनिंग देना भी एक एचआर पॉलिसीज के अंदर आता है। और करियर ग्रोथ हो उनकी, तो कि अगर उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें और नहीं सीखेंगे, जिसकी वजह से उनकी करियर ग्रो होगा। नेक्स्ट होता है प्रमोशन और ट्रांसफर पॉलिसी, यानी कि ये प्रमोशन के रूल सेट करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था ना, 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट बनाने आने चाहिए आपको। ठीक है, 1,000 यूनिट बनाओगे तभी प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं प्रमोशन मिलेगा। तो ये इस टाइप की पॉलिसीज क्या कहलाई जाएंगी, प्रमोशन पॉलिसीज। और कि यही चीज़ इंश्योर करती है कि जो प्रमोशन हो रहा है वो मेरिट और परफॉर्मेंस के ऊपर हो रहा है, कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था, जिसका परफॉर्मेंस 1,000 यूनिट था, उसी को क्या मिल रहा है, आपका वो मिल रहा है प्रमोशन। और ये ट्रांसफ़र प्रोसीजर भी बताएगा कि अगर एक एम्प्लॉइज़ को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कराया जाना है या फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराया जाना है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं वो भी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के अंदर आएंगे। कंपनसेशन और सैलरी पॉलिसीज़ होती है हमारी चौथी, यानी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कि एम्प्लॉय की सीटीसी कितनी होनी चाहिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट कितने होने चाहिए, इंसेंटिव्स कितने होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सैलरी स्ट्रक्चर भी जो है हमारी इसके अंदर आती है, कंपनसेशन और सैलरी पॉलिसी के अंदर। यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, भले से वेज हो, इंसेंटिव हो, बोनस हो, अलाउंसेस हो, ये सारी चीज़ें कितनी कितनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को देनी हो, सारी चीज़ें यहाँ पर निकाली जाएंगी। ये चीज़ें इंश्योर करती है कि इक्वल पे मिले इक्वल वर्क के लिए, यानी कि जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उतने अकॉर्डिंगली ही पैसा मिले, किसी को ज़्यादा या किसी को कम पैसा ना मिले। वर्किंग आवर्स एंड लीव पॉलिसीज़ होती है कि कितने घंटे काम करना है, कब छुट्टी होगी, कितने घंटे की शिफ्ट है, और कैजुअल लीव्स आप कितनी ले सकते हो, सिक लीव्स कितनी हो सकती हैं, अर्न लीव्स कौन कौन सी अर्न लीव्स वो होती है कि आप काम नहीं कर रहे बट आपको पैसा मिल रहा है, मैटरनिटी लीव्स आपको कितनी मिलेंगी। और इससे जो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे तरीके से बना रहता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका। और परफॉर्मेंस अप्रेजल की भी पॉलिसीज होती है, ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंस है हमारे एम्प्लॉयज़ की उसको एवेल्युएट किया जाएगा, उसको चेक किस तरीके से किया जाएगा, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी के अंदर आता है। ये प्रमोशन और इंक्रीमेंट और ट्रेनिंग डिसीजंस में मदद करता है। डिसिप्लिन एंड कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसीज होती है, ये जो है डिफाइन करती है कि एम्प्लॉयज से क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि किस तरीके से एम्प्लॉय को बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन बताए जाते हैं, अगर आप मिसकंडक्ट करते हो, अगर आप चीज़ें ठीक तरीके से नहीं करते तो आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्शन जो है आपके ऊपर लिए जा सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर बना रहेगा, सही लोग सही तरीके से और डिसिप्लिन वे में काम करेंगे। हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर पॉलिसीज होती है, ये चीज़ें इंश्योर करती हैं कि वर्किंग कंडीशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी हों, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर पॉलिसीज़ के अंदर आएंगी। और एम्प्लॉय की हेल्थ को प्रोटेक्ट रखना, कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसको कुछ दिक्कत ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना उनका काम होता है।
ग्रीवियंस हैंडलिंग पॉलिसीज होती है, यानी कि एक प्रोसीजर प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को कि वो कंप्लेंट रेज कर सकता है, और ये चीज़ ये भी इंश्योर करती है कि क्विक और फेयर रेजोल्यूशन मिले जो भी वो कंप्लेंट डालता है उसका। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज भी होती हैं, यानी कि ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि हर किसी को, हर एम्प्लॉयज़ को बराबर का ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर के अकॉर्डिंगली, कास्ट के अकॉर्डिंगली, रिलीजन के अकॉर्डिंगली, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। एग्जिट और सेपरेशन पॉलिसीज आती है, यानी कि आपको अगर रिजाइन करना है तो किस तरीके से आपको रिजाइन करना है, रिटायरमेंट होगी तो किस तरीके से रिटायरमेंट होगी, टर्मिनेशन हो गई कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से निकाल दिया गया है तो किस तरीके से निकाला जाएगा। वो सारी चीज़ें एग्जिट एंड सेपरेशन पॉलिसीज के अंदर आती है। ये चीज़ ये इंश्योर करती है कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है तो वो ठीक तरीके से छोड़कर जाए। ठीक है, तो खासियत हमारी यही होती है कि अच्छी एचआर पॉलिसीज़ की, ये क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, फेयर होती हैं, अनबायस्ड होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, लेबर लॉस को कंप्लाइड करती हैं, रिटर्न एंड प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड होती हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आईडी इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। एज यू ऑल नो, हमारी चल रही है एचआरएम की सीरीज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹249 ओनली, आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के डिटेल्ड नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर लिखिए डिटेल्ड एचआरएम नोट्स और आप वहाँ जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। टेलीग्राम का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम समझते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम का मतलब ये होता है कि क्या ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, क्या चीज़ डेवलप्ड हुई है, कि किस तरीके से पहले के टाइम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को मैनेज किया जाता था और आज के टाइम में किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें फर्क आई हैं, क्या क्या चीज़ें डेवलप्ड हुई हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं एचआरएम का। तो पहले के टाइम के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ को सिर्फ वर्कर की तरीके से ट्रीट किया जाता था कि ये लोग जो है सिर्फ काम करना है, इनसे काम करवाओ, इनसे मेहनत लो और भेज दो इन्हें। बट आज के टाइम को उनको वैल्यूएबल ह्यूमन माना जाता है। ठीक है, वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है, उनको आज के टाइम में इज्जत दी जाती है, उनको आज के टाइम में ह्यूमन रिसोर्स समझा जाता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आकर हमारे लिए काम करेंगे और हमारी मदद करेंगे, हमारी कंपनी को ग्रो करने में मदद करेंगे। तो स्टेजेस होते हैं एवोल्यूशन के एचआरएम के अंदर, कि जो एचआरएम है वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से अपडेट हो गया, एकदम से वर्कर से सीधा वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज बन गया, ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग स्टेजेस आए एचआरएम के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें चेंज हुई हैं और टाइम टू टाइम चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं। तो जो ये हर स्टेज है वो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सोच है मैनेजमेंट की अपने एम्प्लॉयज़ के टुवर्ड वो बदलती गई है। कि पहले जो, जैसे कि मैंने बताया था, पहले उनको सिर्फ वर्कर समझा जाता था और आज के टाइम में वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज समझा जाता है। तो ये एकदम से ये सोच नहीं बदली होगी, जाहिर सी बात है इस सोच को बदलने के लिए सालों लग गए होंगे। तो किस तरीके से, ये क्या साल लगे, किस तरीके से ये चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अब समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आता है लेबर वेलफेयर स्टेज आपका। ठीक है, लेबर वेलफेयर स्टेज आपका सबसे पहला आया। तो जो पुराना पहले के टाइम में इंडस्ट्रियल पीरियड था उसके अंदर जो था ये लेबर वेलफेयर स्टेज आया। मेन फीचर इसके यही थे, यहाँ पर जो फोकस किया गया वो एम्प्लॉय के वेलफेयर के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया गया। यानी कि जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ जितनी भी होती हैं, जैसे कि रेस्ट रूम हो गया, साफ पानी हो गया, पीने का घर हो गया या फिर मेडिकल केयर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी स्टार्ट करें। इससे पहले जो है इंडस्ट्रियल पीरियड से पहले आप एम्प्लॉयज़ को ये सारी फैसिलिटी, ना ही रेस्ट रूम मिलते थे, ना ही पीने का पानी, ना ही घर, ना ही मेडिकल केयर, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी। ठीक है, पहले के टाइम में जो है एम्प्लॉयज़ को मशीन्स की तरीके से ट्रीट किया जाता था, इंसानों की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो यही देखें आप, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि उनको नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो उनको मशीन ही समझा जा रहा था, इंसान उनको बिल्कुल भी समझा नहीं जा रहा था। तो रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या था, तो इन्होंने जो था वेलफेयर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना शुरू करी। ठीक है, उनके भले की चीज़ें एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना शुरू करी, जैसे कि रेस्ट रूम देना, पानी देना, हाउसिंग देना, ये सारी चीज़ें देनी स्टार्ट करी ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी हो। तो बट यहाँ तक भी, अभी आपके इस टाइम तक भी कोई एचआर डिपार्टमेंट आपका नहीं बनाता था, कोई एचआर डिपार्टमेंट इस टाइम तक भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं था। ठीक है, बाद के अंदर वो चीज़ आई और तो ये था आपका सबसे पहला लेबर वेलफेयर स्टेज।
फिर दूसरा आया आपका पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। ये जो आया ये 20th सेंचुरी के शुरुआत के अंदर आया आपका, इसका पीरियड जो था, जो 20th सेंचुरी जब शुरू हुई तब ये आया। मेन फीचर इसके यही थे यहाँ पर। अब जो इन्होंने पर्सनल ऑफिसर्स रखने स्टार्ट कर दिए। अब यानी कि इनका मेन फोकस अब किसके ऊपर होगा, ये हायरिंग करने लगे, वेजेस देने लगे, अटेंडेंस लगाने लगे और डिसिप्लिन के अंदर चीज़ें काम कराने लगे। अब यानी कि थोड़ी चीज़ें अपडेट होने लगी। पहले बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिलती थी, अब पूरा एक हायरिंग का प्रोसेस होने लगा, उनको सही तरीके से पैसे दिए जाने लगे। जो एम्प्लॉय आ रहा है उसकी अटेंडेंस लिखी जा रही है कि आज ये इंसान आया, ये इंसान नहीं आया, और एक तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रहने लगा। और रिकॉर्ड कीपिंग इस टाइम तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोकस किया गया है। किस चीज़ के ऊपर, रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर। यानी कि कौन सा एम्प्लॉय को कब वेज दी हमने, कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन आया, कौन से एम्प्लॉय को कब हायर करा, तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हो। ये इस वजह से जो है हमारा ये इस चीज़ पर पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज जो है ज़्यादा फोकस करने लगा। जो पर्सनल मैनेजर था उसका काम क्या होता था, उसका सबसे पहला काम होता था रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना। यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरीके से रिक्रूट करना है और उनके अंदर से जो बेस्ट है उनको किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ये हमारे पर्सनल मैनेजर का काम होता था। सैलरी और वेज एडमिनिस्ट्रेशन काम था, यानी कि किस एम्प्लॉय को कब सैलरी देनी है, कौन सा एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन करा था। मान लीजिए एक ने 2 तारीख को ज्वाइन करा तो उसको अगले महीने की 2 को सैलरी देना, जिसने 12 तारीख को ज्वाइन करा उसको अगले महीने की 12 को देना। और किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितनी वेजेस देनी है। यानी कि अगर कोई वर्कर है तो उसको 500 रुपये देना, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको 1000 रुपये देना उसकी सैलरी। तो ये सारी चीज़ें उसका काम था, उसकी नज़र के अंदर थी। एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना कि उसको कब हायर किया गया था, उसको कितने पैसे दे चुके हैं, वो कितनी बार आया है, वो किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करना भी हम इसका पर्सनल मैनेजर का काम था। और ग्रीवियंस को हैंडल करना है, यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ की तरफ से कुछ ग्रीवेंस आती है, परेशानी आती है, वो बोलते हैं कि हमें दिक्कत हो रही है, हमें ये चीज़ नहीं हो रही, तो उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनकी उस प्रॉब्लम को सुनना हमारे पर्सनल मैनेजर का काम था। थर्ड आया था फिर हमारा ह्यूमन रिलेशन स्टेज। ह्यूमन रिलेशन स्टेज जो आपका शुरू हुआ, ये 1930 के बाद से शुरू हुआ ह्यूमन रिलेशन स्टेज। ठीक है, ह्यूमन यहाँ पर लिख देता हूँ, ह्यूमन रिलेशन स्टेज। ये जो आपका शुरू हुआ 1930 के बाद से शुरू हुआ। मेन फीचर इसके यही थे कि यहाँ पर आपको जो है इम्पोर्टेंस दिखाई गई किस चीज़ की, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स की एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ की कुछ कुछ सोशल ज़रूरतें भी होती हैं, कुछ कुछ साइकोलॉजिकल ज़रूरतें भी होती हैं। उस चीज़ के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो एम्फेसिस था वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है, टीम वर्क के ऊपर, और हमारे एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया गया है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या कराया गया था, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कराया गया था। कब कराया गया था, वो कौन से स्टेज के अंदर कराया गया था, ह्यूमन रिलेशन स्टेज के अंदर ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कराया गया था। एल्टन मायो द्वारा ये एक्सपेरिमेंट कराया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को मैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर अच्छे से आपको समझाऊंगा। पूरे एक प्रॉपर ये एक्सपेरिमेंट था। तो ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट एल्टन मायो द्वारा कराया गया ह्यूमन रिलेशन स्टेज के अंदर। तो मैनेजमेंट का यहाँ पर अप्रोच क्या था, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सोशल बींग्स की तरीके से समझा गया है कि एम्प्लॉयज़ की कुछ कुछ सोशल ज़रूरतें भी होती है, कुछ उनकी साइकोलॉजिकल ज़रूरतें भी होती है। तो उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी। नेक्स्ट आया हमारा बिहेवियरल साइंस अप्रोच। बिहेवियरल साइंस अप्रोच कब आया, हमारा 1950 के बाद आया। ठीक है, 1950 और उसके बाद आया। मेन इसके फीचर यही थे, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर की स्टडी की गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। और साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, सोशियोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, मैनेजमेंट थ्योरीज का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ का जो मेन फोकस था वो लीडरशिप के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर और मोटिवेशन के ऊपर इनका मेनली फोकस रहा है। तो यहाँ से कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से आए थे, मैस्लो थे, हर्ट्ज़बर्ग थे और मैकग्रोगर थे। तो ये जो सारी थ्योरीज हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था वो, और नीचे आपकी हो गई नीड हायरार्की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। ये सारी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनको हम किसी सेपरेटली वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ आपकी निकल कर आई थी। ठीक है,
तो लास्ट आपका स्टेज आया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज, जो कि 1980 के बाद से चला। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज, इसके मेन फीचर्स इसके यही थे कि एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर जो था वो वैल्यूएबल एसेट की तरीके से ट्रीट किया जाता था। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाने लगा, उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाने लगा, और जो जितनी भी एचआर प्रैक्टिसेस थी वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ कनेक्ट की जाने लगी। फिर यहाँ पर एचआर मैनेजर का रोल स्टार्ट हुआ कि एक एचआर मैनेजर आया जो कि स्ट्रेटेजिक प्लान करने लगा, टैलेंट मैनेजमेंट करने लगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने लगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करने लगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई। फिर नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, SHRM यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो कि हमारा मॉडर्न एरिया भी चल रहा है। वो हमारे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा हमारा चल रहा है। मेन फीचर इसके यही है कि एचआर जो है वो पार्ट है हमारा टॉप मैनेजमेंट का, और जितनी भी एचआर स्ट्रेटजीज होती हैं वो बिजनेस स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव और इनोवेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। मेन एक्टिविटीज़ जो आज के टाइम में की जा रही हैं वो वर्कफोर्स प्लानिंग है, एचआर एनालिटिक्स है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिल्डिंग है। ठीक है, फिर आया जो है हमारा डिजिटल एंड कॉन्टेम्प्ररी एचआरएम, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो चल रहा है वो जो था वो मॉडर्न एरा था। ठीक है, 1980 के बाद वाला, 2000 वाला मान लीजिए, 2000s वाला। और करंट जो है, मैं कंफ्यूज हो गया था, करंट जो है आपका ये है आज के प्रेजेंट टाइम का। मेन इसके फीचर यही है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है एचआर के अंदर, ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जा रहा है, एचआर सॉफ्टवेयर्स बन गए, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और फोकस हो रहा है कि एम्प्लॉय की एंगेजमेंट के ऊपर और वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर। ठीक है, तो पुराने एचआरएम के अंदर क्या होता था कि एम्प्लॉयज़ को कॉस्ट के तरीके से देखा जाता था, आज के टाइम में एसेट के तरीके से देखा जाता है। पुराने टाइम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था, आज के टाइम में स्ट्रेटेजिक रोल है। शॉर्ट टर्म फोकस था पुराने टाइम में, आज के टाइम में लॉन्ग टर्म फोकस है। ये पुराने टाइम में ट्रेनिंग कम दी जाती थी, आज के टाइम में रेगुलरली डेवलपमेंट किया जाता है। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। तो डैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग everyone, how are you all? Welcome to Idea Infusion by Triumph Academy. As you all know, हमारी चल रही है एचआरएम की सीरीज। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम, जिसके अंदर हम वर्कप्लेस डाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं, डिटेल्ड नोट्स जिसको भी परचेज करने हैं, वो आपके डिटेल्ड नोट्स रहने वाले हैं ₹249 के, यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के आपके डिटेल्ड नोट्स रहने वाले हैं, डिटेल्ड वाले, जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम एमर्जिंग चैलेंजेस का मतलब समझते हैं। एचआरएम के एमर्जिंग चैलेंजेस क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि क्या क्या नई मुसीबतें हैं, क्या क्या नई प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि एक एचआर मैनेजर को आज के टाइम के अंदर फेस करनी पड़ती है। क्योंकि आपको भी पता है सोसाइटी बदलती जा रही है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, इकोनॉमी के अंदर चेंज आ रहा है, वर्क फोर्स के अंदर चेंज आ रहा है। तो एचआर मैनेजर जो होता है उसको इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको अब आज के टाइम में उठानी पड़ रही हैं, वही हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो आज के टाइम में सबसे एक ज़्यादा जो हम जिस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं वो उस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं वर्कप्लेस डाइवर्सिटी की। आपके सिलेबस के अंदर 5-6 प्रॉब्लम है, जिनको हम हर प्रॉब्लम को हर एक सेपरेट वीडियो के अंदर समझेंगे। तो आज की प्रॉब्लम रहने वाली है आपकी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। इसको समझते हैं। तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं जो कि एक साथ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि एम्प्लॉय किस तरीके से अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग जेंडर के लोग हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अलग अलग उम्र के लोग हो सकते हैं। कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई 20 साल का है तो कोई 55 साल का है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी का कुछ कल्चर है, किसी का कुछ कल्चर है, किसी की रिलीजन, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी को सिर्फ इंग्लिश आती है, किसी को सिर्फ हिंदी आती है, किसी को सिर्फ मराठी आती है। एजुकेशन, कोई सिर्फ ग्रेजुएट है, किसी ने पीएचडी कर रखी है, सबका एक्सपीरियंस अलग है, सबकी फिजिकल एबिलिटीज़ अलग है। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज काम करते हैं, अलग अलग। तो इन सब को हैंडल करना जो है, तो ये तो यही कि आपकी चीज़ क्या कहलाई जाती है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी कहलाई जाती है। कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बहुत टाइप के लोग काम करते हैं उसको वर्क प्लेस डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो ये आज के टाइम में हम प्रॉब्लम कैसा है ये
कि अब इन सारे लोगों को अलग अलग जेंडर के, अलग अलग एज के, अलग अलग कल्चर के, अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग एजुकेशन के, अलग अलग एक्सपीरियंस के और अलग अलग फिजिकल एबिलिटीज के लोगों को हैंडल करना एक एचआर मैनेजर के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। मेरे लिए बोलना इतना मुश्किल हो रहा है, आप लोगों के लिए इतना लंबा सुनना मुश्किल हो रहा है, तो एक एचआर मैनेजर के लिए ये सारी चीजें हैंडल करना कितना ही मुश्किल होता होगा। तो ये है हमारी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम। अब अलग अलग टाइप की आपकी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले होती है आपकी जेंडर डाइवर्सिटी, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंस भी होंगे, वुमेन्स भी होंगे और आज के टाइम में अदर जेंडर्स भी होते हैं, क्योंकि एक साथ मिलकर सब काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हर किसी को इक्वल पे देना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना भी एक एचआर मैनेजर का काम होता है। पुराने जमाने में यही होता था कि औरतों को कम वेजेस मिलती थी, सेम काम के लिए आदमियों को ज्यादा मिलती थी, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अगर आज के टाइम में आप ऐसा करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, साफ सीधी बात है। तो जेंडर डाइवर्सिटी होती है सबसे पहली। दूसरी बात होती है एज डाइवर्सिटी, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यंग एम्प्लॉयज भी हैं, जवान लोग भी हैं, 20-20, 22-22 साल के भी लोग हैं भी हैं, और बुढ़े एम्प्लॉयज भी हैं, 55 साल के, 60 साल के भी लोग हैं जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सबके सोचने का स्टाइल अलग है, सबके काम करने का स्टाइल अलग है। यंग आदमी यंग तरीके से चीजें सोचेगा, पुराना आदमी पुराने तरीके से चीजें सोचेगा। तो इन लोगों की सोच मिलाकर उन लोगों को साथ काम कराना एक एचआर मैनेजर का काम होता है। कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी होती है, यानी कि लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, लोग अलग अलग रीजन से आते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, जहाँ के कल्चर अलग होते हैं। यानी कि साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, ईस्ट इंडिया का कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है आपका, ठीक है ना। तो हर किसी का ट्रेडिशन अलग है, हर किसी की भाषा अलग है, हर किसी की वैल्यूज अलग है। तो कोई किसी की हो सकता है किसी की भाषा में किसी चीज को गलत समझा जाता हो और दूसरी भाषा में उसी चीज को अच्छा समझा जाता हो। तो ये कल्चरल और एथनिक डाइवर्सिटी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। एजुकेशनल डाइवर्सिटीज होती है, यानी कि एम्प्लॉयज जो होते हैं हर किसी के अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं, हर किसी की अलग अलग स्किल्स होती हैं। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से होता है, कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होगा, कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड से होगा, कोई सीए होगा, कोई सीएस होगा, कोई सीएमए होगा, अलग अलग लोग होंगे, ठीक है। कोई बीकॉम ग्रेजुएट होगा, हो सकता है बस, किसी ने हो सकता है एमकॉम कर रखा हो, किसी ने हो सकता है पीएचडी भी कर रखी हो, और हो सकता है किसी ने उनमें से सिर्फ 12th पास ही कर रखी हो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो अलग अलग टाइप की एजुकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकती है, एजुकेशनल डाइवर्सिटी हो सकती है। फिजिकल एबिलिटी की डाइवर्सिटी होती है, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज भी होते हैं जिनके हाथ या फिर पैर वगैरह प्रॉपरली या फिर किसी कोई भी बॉडी पार्ट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं। तो उनको एक सपोर्टिव वर्क प्लेस फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, उनको एक सपोर्टिव वर्क प्लेस चाहिए होती है जहाँ पर उन लोगों को मदद मिल पाए, ठीक है। तो फिजिकल एबिलिटी डाइवर्सिटी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाई जाती है। कुछ फिट लोग भी होते हैं और कुछ डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज भी होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वही बात आ गई कि हमारे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को चैलेंजेस क्यों बोला गया, आज के टाइम की प्रॉब्लम क्यों बोला गया, मुश्किल क्यों बोला गया, क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज्यादा डाइवर्स वर्कफोर्स को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अलग एक्सपेक्टेशन लगता है, हर किसी के काम करने का ढंग अलग है, हर कोई अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई बंगाली में, जिसकी जो लैंग्वेज है वो उसमें कम्युनिकेट कर रहा है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब आपकी बात सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, सामने वाले की बात आप समझने को रेडी नहीं है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो आपको जो है यहाँ पर इंक्लूसिव पॉलिसीज की ज़रूरत होती है जिससे सारी चीज़ें प्रॉपरली हैंडल हो जाए। तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं एक एचआर मैनेजर को जब भी वो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को मैनेज करता है। सबसे पहला कम्युनिकेशन प्रॉब्लम उसको देखने को मिलती है, यानी कि लैंग्वेज अलग होती है लोगों की, कल्चर अलग होता है लोगों का, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ जो अपने एम्प्लॉयज़ को मुश्किल लगे कि वो अपने आइडियाज़ क्लियरली ना समझा पाए, क्योंकि हो सकता है जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है दोनों की लैंग्वेज अलग है, ठीक है, दोनों का कल्चर अलग है। हो सकता है किसी के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कल्चर है, वो कि वेस्टर्न कल्चर के अंदर शॉर्ट ड्रेसेस को किसी कल्चर के अंदर अच्छा समझा जाता है, किसी कल्चर के अंदर ठीक नहीं समझा जाता, ठीक है। तो हर किसी का कल्चर अलग होता है, हर किसी की भाषा अलग होती है, तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, यानी कि हर किसी के बिलीफ्स अलग अलग होते हैं, हर किसी का मानना अलग अलग होता है, हर किसी की वैल्यूज अलग अलग होती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। हो सकता है कोई वेज आदमी है, कोई नॉन वेज आदमी है, तो उनके बीच के अंदर जो है दोनों के बिलीफ्स अलग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एचआर जो है इन जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको इन सबको जो है रिजॉल्व करना आना चाहिए फेयरली। डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसेस हो सकता है, यानी कि हो सकता है अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा हो किसी के साथ,
तो एचआर जो है उसको ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, जेंडर के बेसिस के ऊपर, कास्ट के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर या उम्र के बेसिस के ऊपर किसी के साथ भी कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं, यानी कि कुछ एम्प्लॉयज जो है वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो चाहते हैं कि एक ही कल्चर के लोग रहें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि कोई मान लो कोई बुढ़ा एम्प्लॉय है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई बूढ़ा है, काफी उम्र है उसकी, तो उसको अपने से छोटे यंगर स्टाफ के साथ काम करना हो सकता है अच्छा ना लगे। ठीक है, दोनों सेम पोजीशन पर है, यंगर स्टाफ भी और वो जो ओल्डर एम्प्लॉय है, दोनों एक पोजीशन पर है, बट ओल्डर एम्प्लॉय ये बोल रहा है कि यार ये मतलब ये तो छोटा है मुझसे, इसको मेरे साथ बिठा दिया। होता है कुछ लोगों के अंदर, आप लोगों को भी पता है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं लोग, टीम वर्क इशू होते हैं, यानी कि आपका डाइवर्स टीम होती है जिसकी जो टाइम लेती हैं फिर साथ में काम करने के लिए, इफेक्टिवली काम करने के लिए, कि अलग अलग टाइप के लोग हैं तो उनको मिलाना जुलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टीम वर्क का इशू होता है। हर किसी की सोच अलग होती है जिसकी वजह से कॉपरेशन में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कोई चीज़ अलग तरीके से सोचता हो, कोई आदमी उस चीज़ को दूसरी तरीके से सोचता हो। तो लीगल और एथिकल चैलेंजेस भी यहाँ पर होते हैं। तो जो एचआर होता है उसको डाइवर्सिटी जितनी भी लेबर लॉ से रिलेटेड होती है उन सबको फॉलो करना पड़ता है, और वो ये चीज़ इंश्योर करता है कि हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, जो कि लीगली इंपॉर्टेंट है। तो रोल क्या होता है एचआरएम का? मैनेजिंग वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के अंदर की एक इंक्लूसिव एचआर पॉलिसीज बन जाए, हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बनाई जाए, ठीक तरीके से रिक्रूटमेंट हो और हर ढंग से प्रमोशन दिया जाए। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली ट्रेन किया जाना चाहिए, जिससे कल्चरल अवेयरनेस हो, यानी कि हर किसी को दूसरे के कल्चर के बारे में पता लगे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि इक्वल काम के लिए इक्वल पे मिल रही है, फेयर प्रमोशन हो रहा है और अप्रेजल दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक पॉजिटिव वर्क कल्चर हमारा होना चाहिए जिससे रिस्पेक्ट दें सब लोग एक दूसरे को, टीम वर्क में काम करें और एक कल्चरल डिफरेंसेस सेलिब्रेट करें। ठीक है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी कि ओपन कम्युनिकेशन चैनल होने चाहिए। हमें सारे एम्प्लॉयज से फीडबैक लेना चाहिए। तो फायदा यही होते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी के, एक अच्छे आइडियाज मिलते हैं, क्रिएटिविटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स इंप्रूव होती है, बहुत बड़ा टैलेंट पूल आप लोगों को मिल जाता है, कंपनी की इमेज अच्छी हो जाती है और एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस यही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबली कॉम्पीट करने में हेल्प करते हैं, इनोवेशन को बढ़ाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं और इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉय की इंगेजमेंट को। ठीक है, अब डाउन साइजिंग नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इन्फ्यूजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ऑल वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। एज यू ऑल नो हमारी चल रही है एचआरएम की सीरीज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डाउन साइजिंग, यानी कि हम चैलेंजेस पढ़ रहे थे कि आज के टाइम में चैलेंजेस क्या क्या मिलते हैं एचआरएम को देखने के लिए। तो उसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने वर्क प्लेस डाइवर्सिटी करा था। आज की वीडियो के अंदर हम जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं उस प्रॉब्लम का नाम है डाउन साइजिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹249 ओनली, आपको डिटेल नोट यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के हमारे हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिसको भी नोट्स परचेज करनी है डिटेल्ड वाले जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो जाकर परचेज कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम का मतलब मैंने पिछली भी वीडियो के अंदर बनाया था कि जो नई और डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, नई और डिफिकल्ट सिचुएशन आती है जो एचआर मैनेजर को फेस करनी पड़ती है, जो एचआर मैनेजर को रोजाना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, नई नई और डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि क्यों आती हैं ये अब चैलेंजेस ही क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट रोजाना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, कंपटीशन इतना बढ़ गया और इकोनॉमिक कंडीशन भी आए दिन हमारे देश की बदलती रहती है। तो इस वजह से जो है एचआरएम के अंदर जो है प्रॉब्लम आती है। तो उसके अंदर से सबसे बड़ा जो एक चैलेंज आता है वो हमारा आता है डाउन साइजिंग का। अब डाउन साइजिंग का मतलब क्या होता है? डाउन साइजिंग का मतलब ये होता है जब आप प्लानिंग करके अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज कम कर दो। ठीक है, आप प्लान करो कि क्यों करते हैं हम एम्प्लॉयज कम? ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम हो जाए, यानी कि अगर ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उन लोगों को वेजेस देनी होती है, सैलरी देनी होती है, तो हमारा खर्चा ज्यादा आएगा। तो हम अपने खर्चे को कम करने के लिए या फिर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या फिर मार्केट के अंदर सरवाइव करने के लिए जब पूरी प्लानिंग करके अपने
एम्प्लॉयज कम कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाउन साइजिंग इस चीज़ को बोला जाता है कि जब हम जानबूझकर अपने एम्प्लॉयज कम कर रहे हैं। क्यों? क्या तो हो सकता है हमारा खर्चा ज़्यादा आ रहा है, या हो सकता है हमारी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, या फिर हो सकता है हमें मार्केट के अंदर उतरना है, मतलब मार्केट के अंदर कंपटीशन के अंदर आना है, तो उस चक्कर में हम करते हैं। तो डाउन साइजिंग का मतलब सीधा सीधा मतलब ये होगा जब हम वर्क फोर्स साइज को कम कर देते हैं, यानी जितने लोग हमारे पास फिलहाल काम कर रहे हैं उन लोगों को कम कर दिया हमने, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डाउन साइजिंग बोलेंगे, ठीक है। अब डाउन साइजिंग चैलेंज क्यों है एचआरएम के लिए? तो पुराने के टाइम में जो है ना, कि अर्लियर क्या होता था, कंपनीज जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करती थी, ठीक है, लॉन्ग टर्म की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। बट आज के टाइम में क्या हो गया, आप लोगों के भी तक ग्लोबल कंपटीशन आ गया है कि अगर एक इंडिया की कंपनी है तो उसको बाहर दुनिया से सब जगह से ही कंपटीशन करना है। टेक्नोलॉजी आपकी बदलती जा रही है, रोजाना एआई आ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इकोनॉमी आपकी अनसर्टेन है, यानी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी चेंज हो जाती है, वॉर हो जाती है, या फिर जीडीपी गिर जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, कॉस्ट प्रेशर होता है, कभी कभी कंपनी का खर्चा इतना आ रहा होता है क्योंकि उसके एम्प्लॉयज ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अगर एक एम्प्लॉयज को वो 20,000 रुपये महीना भी दे रही है, तो 5 अगर एम्प्लॉयज भी है कंपनी के अंदर तो उसके 1 लाख तो सिर्फ कॉस्ट ही आने लग जाएगी। तो कॉस्ट प्रेशर की वजह से भी कंपनी जो है, एचआर मैनेजर जो है, अपनी मैन पावर को कम कर देता है, क्योंकि इन चार यही वजह होती है कि कंपटीशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ गई, कॉस्ट का प्रेशर बन गया। तो आज के टाइम में इस वजह से ये डाउन साइजिंग क्या बना हुआ है हमारे एचआर के लिए, चैलेंजेस बना हुआ है। तो मेजर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं डाउन साइजिंग के, जो एचआरएम के अंदर आते हैं? सबसे पहला तो ये आता है एम्प्लॉय का मोरल मेंटेन करके रखना, ठीक है, यानी कि हमारा जो बचे हुए एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मान लीजिए 100 एम्प्लॉयज थे जिसके अंदर से हमने 50 को निकाल दिया, बचे सिर्फ हमारे 50। अब इन 50 को भी क्या रहेगा, फियर रहेगा, इन लोगों को डर लगता रहेगा कि हमें भी ये कभी भी निकाल सकते हैं, तो वो इनसिक्योर फील करेंगे कि इन्होंने तो उनको निकाल दिया, हमें भी कभी भी निकाल सकते हैं। तो हमें उन एम्प्लॉयज का मोरल को मेंटेन करके रखना, उनको इनसिक्योर फील नहीं होने देना, क्योंकि अगर उनको डर होगा कि उनकी जॉब लॉस हो जाएगी तो उससे उनकी मोटिवेशन भी कम होगी और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। जब उनको ऐसा लगने लगेगा कि भाई ये तो हमारा कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी के लिए कुछ काम ही नहीं करेंगे, डिमोटिवेटेड रहेंगे और प्रोडक्टिविटी भी उनकी नहीं होगी। तो एचआर के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका भरोसा जो है बढ़ा के रखे, ठीक है ना। एचआर का मतलब, एचआर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका ट्रस्ट को रीबिल्ड करे। दूसरा ये होता है लॉस ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स की। क्या होता है, जितने भी स्किल्स और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं, अब उनको ऐसा लगने लगता है यार, ये अब जिस बंदे के पास स्किल है और जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस, और वो देखता है कि इस कंपनी में से किसी को भी निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो ये सोचेगा यार ये कल कला को मुझे भी धक्का मार के बाहर निकाल सकते हैं, तो इससे अच्छा है मैं खुद ही निकल कर कोई एक अच्छी कंपनी चूज कर लूँ जहां पर मुझे ऐसा मेरे साथ ना किया जाए। तो नॉलेज लॉस अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, तो जाहिर सी बात है उस इंसान के पास जितनी नॉलेज थी अब वो तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा हमारा, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नॉलेज चली जाएगी जो उसके पास थी। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस एंड इमोशनल इम्पैक्ट, यानी कि अगर डाउन साइजिंग होगी तो हमारे एम्प्लॉयज के बीच दिमाग में स्ट्रेस आने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, उन्हें डिप्रेशन होने लगेगा, उन्हें डर बैठ जाएगा, नहीं क्योंकि उनके दिल में किस कंपनी के अंदर से किसी को भी निकाल दिया जा सकता है, हो सकता है ये लोग मुझे भी निकाल दें, तो उस वजह से उनको स्ट्रेस होने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, डिप्रेशन में वो रहने लगेंगे। तो एचआर की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि उनको काउंसलिंग करे, उनसे बोले कि भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला, वो तो बस कंपनी की कुछ वजह थी, और उनको साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, उनको इमोशनल सपोर्ट दे कि भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला, हमारी कंपनी के अंदर डाउन साइजिंग होती नहीं है, वो बस कुछ वजह थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। और चौथा होता है हमारा लीगल एंड कंप्लायंस इश्यूज, ठीक है, और जब भी आप रिट्रेचमेंट करते हो, लेबर लॉस जितने भी हैं आपके रिट्रेचमेंट से रिलेटेड, आपको सारे लेबर लॉस को फॉलो करना पड़ता है। आपका ऐसा नहीं है आप किसी को भी निकाल दोगे कंपनी से, आपको पहले लेबर लॉ अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से लेबर लॉज हैं, कौन कौन से कानून हैं, उन कानून को मद्देनजर रखते हुए भी आप आगे बढ़ोगे। और रिस्क ऑफ लीगल केस होता है अगर रूल्स आर इग्नोर्ड, यानी कि अगर आप रूल्स को नहीं मानते तो आपके ऊपर जाहिर सी बात क्या है, लीगल केस लगेगा, आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी, फाइन लगेगा, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो यही वजह है हमारी कि ये वो है प्रॉब्लम्स हमारी। अब नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन चैलेंजेस, यानी कि अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है
र्यूमर्स क्रिएट हो जाए, अफवाहें फैलने लग जाए, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो जाए। यानी कि डाउन साइजिंग किसी और वजह से हुई थी, बट आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को बताया नहीं, तो कुछ अफवाह फैल गई झूठी मूठी, जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज पैनिक हो गए। तो एचआर को जो है सारी बातें कम्युनिकेट करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज से क्लियरली और ऑनेस्टली तरीके से, ताकि उनको दिल में भी कुछ ऐसा डर ना बैठे कि कुछ जो अफवाह फैल रही है वो उसकी बातों में ना आए। और इंक्रीज्ड वर्कलोड, यानी कि जो भी बचे हुए एम्प्लॉयज होते हैं अब उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। यानी कि पहले 100 एम्प्लॉयज थे, ठीक है, जो कि 1000 काम कर रहे थे, अब बचे 50 एम्प्लॉय, अब इन 50 एम्प्लॉय को भी वो 1000 काम करना है, ठीक है। तो अब जो बचे हुए एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है, जिसकी वजह से बर्नआउट भी होने लगेंगे। यानी कि जो आदमी अब पहले 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा था वो 12 घंटे की शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से उसके दिमाग में क्या बैठ जाएगी, डिससेटिस्फेक्शन बैठेगी कि ये कंपनी जो है बेकार है। एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि फेयरनेस और डिग्निटी जो होती है एम्प्लॉय की, उनको हमें साथ साथ इंश्योर करके रखना है कि हर किसी को फेयरनेस मिले हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिग्निटी के साथ काम हो एम्प्लॉयज की। और अनएथिकल डाउन साइजिंग अगर हम करते हैं तो हमारी कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। यानी कि अगर हमने 100 में से 50 एम्प्लॉय निकाले, 50 एम्प्लॉय उनको निकाला जो कि क्या नाम है, हम कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन बेसिस के ऊपर निकाला, किसी भी हो सकता है, जेंडर बेसिस के ऊपर, रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करके निकाला हो, अनएथिकल तरीके से निकाला हो बेसिकली, ठीक है ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करके आपने निकाला है, बेकार तरीके से उनको निकाला है, जिन लोगों को निकलना बनता नहीं था, अनएथिकल तरीके से निकाला है, तो आपकी कंपनी की इमेज भी क्या हो सकती है, डूब सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप गलत काम करोगे तो आपकी इमेज तो डूबनी ही है। और नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी हमारा बन सकता है, यानी कि जो ट्रस्ट होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच का, वो कम हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज का अब जो है मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। वही लोग ये बोलेंगे कि ये लोग तो किसी को भी निकाल देते हैं। और जो टीम स्पिरिट होगी, जो पहले इन लोगों के बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में टीम स्पिरिट थी, जो मिलजुल कर काम करता था, वो मिलजुल कर काम भी नहीं होने वाला। तो रोल क्या होता है हमारा एचआरएम का, मैनेज डाउन साइजिंग को इफेक्टिवली मैनेजमेंट करने के लिए? सबसे पहले तो ये है, वो प्रॉपर प्लानिंग करता है जो एचआर मैनेजर होता है। यानी कि जो डाउन साइजिंग होती है उसको आपको केयरफुली प्लान करना चाहिए कि किस तरीके से हमें कौन कौन से एम्प्लॉयज को निकालना है। एकदम से सडनली आपको किसी को नहीं निकालना, और अननेसेसरी भी किसी को नहीं निकालना। जिन लोगों को लगता है कि इन लोगों को निकालना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपको क्या करना है, निकालना है। और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, यानी कि एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना चाहिए क्लियरली कि क्या रीजन से, जिनकी वजह से उनको निकाला गया है। बिना रीजन बताए किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालना, आपको हमेशा रीजन बताने की क्या वजह थी जिसकी वजह से उसको निकाला गया है। इससे क्या होगा, फियर भी कम हो जाएगा बचे हुए एम्प्लॉयज के अंदर, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं बैठेगी। और फेयर सिलेक्शन प्रोसेस करना है आपको, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए वो एम्प्लॉय सिलेक्शन के लिए, आपको वो एक सेट करके रखना है। बायस नहीं करना, फेवरेटिज्म नहीं लाना। लीगल कंप्लायंसेस होने चाहिए, यानी कि आपको सारे लेबर लॉज को फॉलो करने हैं, पहले प्रॉपर नोटिस देना, कंपनसेशन देनी है अगर कुछ होती है, और अगर कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो वो भी प्रोवाइड करने हैं। एम्प्लॉय सपोर्ट प्रोग्राम चलाने, यानी कि काउंसलिंग सर्विसेज देनी है, करियर गाइडेंस देनी है, और रीस्किलिंग प्रोग्राम्स भी आपको चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैनेजिंग सर्वाइवर छठा पॉइंट आता है, यानी कि जो बचे हुए एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करके रखना, उनके मोरल को दोबारा बनाना, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। तो जो अल्टरनेटिव जो होते हैं डाउन साइजिंग के, जो एचआर के चैलेंजेस आते हैं, वो ये होता है, जॉब शेयरिंग होता है, पे रिडक्शन हो जाता है कि टॉप लेवल पर जितनी पे होनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, वर्किंग आवर्स को कम कर दिया, या फिर रीडिप्लॉयमेंट कर दिया एम्प्लॉयज का, या फिर नए रोल्स के लिए ट्रेनिंग देने लगे। अब इम्पैक्ट क्या होता है डाउन साइजिंग का? सबसे पहले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होंगे कि हमारी कंपनी का खर्चा कम हो जाएगा, हमारी कंपनी की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, और कॉम्पिटेटिवनेस अच्छी हो जाएगी। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि मोरल गिर जाएगा, टैलेंट हमारी कंपनी से निकल जाएंगे, और हमारी एम्प्लॉयर की इमेज खराब होगी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीआरएस, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहे इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। एज यू ऑल नो, हमारी चल रही है एचआरएम की सीरीज। हमारी यूनिट नंबर 1 चल रहा है, जिसके अंदर हम इमर्जिंग चैलेंजेस देख रहे थे कि एचआरएम के क्या क्या हैं। तो हमने डाउन साइजिंग और वर्क प्लेस डाइवर्सिटी तो देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज आता है वो आता है वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी हमारे ये डिटेल नोट्स परचेस करने हैं फॉर द ₹249, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप डिटेल नोट्स खरीद सकते हैं हमारे 249 के, ठीक है। और तो एमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि वो नई
प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमारा एचआर मैनेजर को फेस करने पड़ती है, क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है और इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती जा रही है। तो उसके अंदर से एक और इमर्जिंग चैलेंजेस जो हमारा निकल कर आता है वो आता है VRS, यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं क्या स्कीम है। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम जो होती है, VRS जो होती है, वो एक स्कीम होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है एम्प्लॉयज को। ठीक है, वेयर एम्प्लॉयज आर given the option to retire voluntarily before the normal retirement age in return for financial and retirement benefits। यानी कि कंपनी ये बोलती है अपने एम्प्लॉयज को, ये मान लीजिए मैनेजर है, ठीक है, ये है मिस्टर एम मैनेजर और ये मिस्टर ई है जो इनके एम्प्लॉय हैं। ये इनसे बोलते हैं, अभी ये है 48 ईयर्स के, ठीक है, अब ये इनसे बोलते हैं कि आप 60 साल की उम्र पर रिटायरमेंट हो गया, आपका जो रिटायरमेंट का पैकेज बन रहा है वो बन रहा है आपका, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 लाख रुपए का, आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे रिटायरमेंट के ऊपर। और ये बोलते हैं कि अगर आप अभी रिटायर होते हो, यानी कि अगर आप 50 की एज में ही रिटायर होते हो, तो मैं अभी आपको कितने दे दूंगा, अभी 5 लाख रुपए दे दूंगा पहले ही। तो इसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑफर दे रही है कि कुछ ना कुछ ऑफर दे रही है कि अगर आप अपने पहले ही टाइम से 60 साल के होने से पहले या फिर जो भी आपकी रिटायरमेंट एज है उससे पहले अगर आप रिटायर होते हो तो हम आपको फाइनेंशियल रिटायरमेंट बेनिफिट्स देंगे, ठीक है, तो आप हो जाओ। तो यानी कि इसके अंदर एम्प्लॉयज जो है विलिंगली अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और कंपनी छोड़कर चले जाते हैं VRS के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे फायदा हो रहा है, मुझे पैसे ज्यादा मिल रहा है, तो वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही होते हैं VRS के कि जब भी एक्सेस वर्क फोर्स को हमें कम करना हो, यानी कि जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज बढ़े हुए हैं हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है, 50 की जरूरत है, 60 एम्प्लॉयज हैं, तो हमने अपनी एक चीज कम कर दी। जब हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करनी हो, ठीक है, यानी कि हमारा अगर खर्चा ज्यादा बैठ रहा है, तो अगर हमारा खर्च कम करना है तो तब भी हम ये करेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि अगर 20,000 एक एम्प्लॉय को दे रहा है, तो अगर हमारे 5 एम्प्लॉयज भी हैं तो 1 लाख रुपए तो हमारी इनकी ही सैलरी जा रही है हर साल। तो जब हमें इन ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना हो तब भी हम ये करते हैं कि हम पहले ही उनको रिटायर कर देते हैं और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इससे क्या होगा, जो पुराने जो बूढ़े एम्प्लॉयज हैं वो निकल जाएंगे और नई यंग जनरेशन जो आएगी वो अच्छे से हमारी कंपनी को चलाने लगेगी। और कंपलसरी रिट्रेचमेंट इससे कम हो जाता है। और जब भी हमें ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करना होता है, यानी कि शुरू से एक तरीके से नई तरीके से कंपनी को स्टार्ट करना होता है, नई कंपनी से नए तरीके से हमें कंपनी को चलाना होता है, तो हम VRS लेकर आते हैं। अब VRS आज के टाइम में चैलेंज क्यों है HRM के लिए? देखो, VRS आज के टाइम में वॉलेंट्री है, तो ऑल द VRS क्या है, हमारा वॉलेंट्री है, बट फिर भी इस चीज को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन, लीगल और फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं HR मैनेजर के लिए। हर तरीके के चैलेंजेस एक HR मैनेजर को यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं, भले से इंसान से रिलेटेड हो, कानून से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, और या फिर कंपनी को चलाने से रिलेटेड हो कि इस तरीके से हमारी कंपनी चलेगी। वो सारे ही चैलेंजेस हमारे एक HR मैनेजर यहाँ पर क्या करता है, फेस करता है, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या होते हैं हमारे VRS के HRM के अंदर? तो सबसे पहले ये होगा, जो हमारे एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं वो हमारी कंपनी से चले जाएंगे, हमारा उनका नुकसान हो जाएगा। यानी कि जो सीनियर थे और जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय थे वो VRS को ऑप्ट कर लेते हैं और कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी वैल्यूएबल नॉलेज को खो बैठती है, यानी कि जो एम्प्लॉयज थे उनके पास वैल्यूएबल नॉलेज थी, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज थी, तो इतने इतने एक्सपर्टीज वाले एम्प्लॉय, इतने नॉलेज वाले एम्प्लॉयज जो है कंपनी खो बैठती है। दूसरी बात ये आती है कि स्किल गैप और नॉलेज लॉस हो जाता है, यानी कि एकदम से जो एक्सपीरियंस स्टाफ था वो चला गया, यानी कि जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो पुराने लोग थे कंपनी से चले गए, अब सिर्फ यंग लोग बचे जिनको कुछ काम आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो HR को जो है न्यू रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दोबारा से करानी पड़ती है, यानी कि यंग लोगों को तो ट्रेनिंग करानी पड़ेगी ना, उनको सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से काम होते हैं, तभी वो काम करेंगे वो लोग, ठीक है। और सर्वाइवर सिंड्रोम होता है, यानी कि जो बचे हुए एम्प्लॉयज होते हैं वो इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, उनको स्ट्रेस होने लगता है, उनको गिल्टी सा फील होने लगता है कि यार वो लोग तो चले गए, जो मेरे साथ इतने सारे दोस्त हैं, मैं बैठा हुआ फालतू में काम कर रहा हूँ। तो उनको ये भी डर होता है कि फ्यूचर के अंदर उनका जॉब लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी मोटिवेशन भी कम होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद ये आता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हमारे होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज जो है अनसर्टेन हो जाते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कि हो सकता है मैं 60 तक जिंदा ही ना रहूं,
ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, अभी छोड़कर चले जाता हूँ। और स्ट्रेस और एंजाइटी जो है हमारी बढ़ जाती है वर्कफोर्स के बीच में, ठीक है, वो लोग ज्यादा ही टेंस्ड रहने लग जाते हैं और फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वीआरएस की कंपनसेशन ज्यादा है, यानी कि जो 12 साल बाद उनको 5 लाख रुपए देने थे, अभी वो उनको 2 साल बाद देने पड़ रहा है 5 लाख रुपए। तो कंपनी के ऊपर तो कंपनसेशन की कॉस्ट बढ़ी गई ना, कंपनी के ऊपर तो ये चीज एक तरीके से घाटा होगा, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, यानी कि 5 लाख रुपए लेकर 10 एम्प्लॉय निकल गए तो कंपनी के जो है हमारे 50 लाख का घाटा तो यहीं पर हो गया अभी हैंड टू हैंड। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है मेरी। और पुअर रिस्पॉन्स भी होता है वीआरएस के लिए। कभी कभी हम वीआरएस निकालते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं अराउंड 50 एम्प्लॉयज निकल जाएंगे, मगर निकलते सिर्फ 5 एम्प्लॉयज ही हैं। हर कोई ऑप्ट नहीं करता, तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारी बैठ जाती है। और एचआर जो है कभी कभी फेल हो जाता है मैन पावर रिडक्शन के टारगेट को अचीव करने के लिए। वही बात हो गई ना कि 50 लोगों का हम सोच कर बैठे थे बट निकले 5 ही जो जिन्होंने ऑप्ट करा। तो ये तो एक तरीके से कंपनी को, एचआर मैनेजर को टेंशन हो जाएगी यार, अब 45 लोग एक्स्ट्रा किया हमारी कंपनी में, अब उन लोगों को क्या करूं मैं। और लीगल एंड कंप्लायंस इशू भी होते हैं, यानी कि वीआरएस जो है उसको सारे लेबर लॉस को फॉलो करना पड़ता है, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर कहीं पर भी छोटी मोटी भी मिस्टेक हुई, उसकी वजह से क्या होने लग जाते हैं, डिस्प्यूट होने लग सकते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लग सकती हैं, उसकी वजह से मसले होने लग सकते हैं। कम्युनिकेशन चैलेंजेस भी आते हैं, यानी कि हो सकता है एम्प्लॉयज को स्कीम ही समझ में ना आए, वो स्कीम को ही मिसअंडरस्टैंड कर बैठे, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या बात चल रही है क्या नहीं। मैंने उसे समझाया बट उसके समझ में नहीं आई। तो अगर कम्युनिकेशन बेकार होगी तो र्यूमर फैल जाएगा और एम्प्लॉयज में डर बैठ जाएगा। अब उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपए मिलेंगे, अब ये 5 लाख रुपए फाइनल अमाउंट है। अब किसी ने ये अफवाह फैला दी कि 5 लाख रुपए नहीं मिलने वाले, 5 लाख में से तो आपकी वो सारी चीजें जो कटती हैं वो कटेंगी और सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेंगे। और ये अफवाह जो झूठी बात थी वो फैल गई, जिसकी वजह से र्यूमर बन गया, फेयर बन गया एम्प्लॉयज के बीच में। तो ये दिक्कत हमारी होती है। और वर्कफोर्स प्लानिंग की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यानी कि मैन पावर को बैलेंस करने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वीआरएस के बाद। जब हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय कम हो जाते हैं, काम करने वाले लोग नहीं होते, जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होते हैं वो चले जाते हैं, तो किस तरीके से हमारी कंपनी के अंदर काम किया जाएगा, उस चीज़ की भी इश्यूज आते हैं। तो जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर शॉर्टेज हो जाती है, यानी कि जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर इशू आने लगता है। तो रोल क्या होता है एचआर मैनेजर का वीआरएस को इफेक्टिवली मैनेजमेंट करने के लिए, कि उसको एक फेयर और अट्रैक्टिव वीआरएस पैकेज बनाकर देना होता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, अगर पैकेज ही अट्रैक्टिव नहीं होगा तो कोई भी उस पैकेज को ऑप्ट नहीं करेगा। और उसको क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि सारी चीजें साफ साफ बतानी है, क्लियरली बतानी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, तभी जो है भला होगा। काउंसलिंग और गाइडेंस देनी है एम्प्लॉयज को, यानी कि उनको सारी चीजें समझानी है कि किस तरीके से आपको ये तो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये पूरी प्रॉपरली उनको चीजें बताते हैं। और साथ साथ प्रॉपर वर्कफोर्स प्लानिंग भी करनी चाहिए, कि उसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मैं निकाल रहा हूँ तो अराउंड 50 लोग तो ये कंपनी छोड़कर ही जाएगा। उसको मतलब ये पूरी प्रॉपर दिमाग में बिठा कर रखे कि कितने लोग उसके हिसाब से कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। और लीगल कंप्लायंस का भी ध्यान रखें, यानी कि जितने भी कानूनी चीजें हैं उन सारी चीजों का भी ध्यान रखें, उन सारी चीजों को भी फॉलो करें। तो फायदे यही हो गए वीआरएस के, यहाँ पर हमारे पीसफुल रिडक्शन हो जाता है वर्कफोर्स का, यानी कि सब अपनी मन मर्जी से निकल रहा है, छोड़कर निकल रहा है, अपने दिल से निकल रहा है, किसी के ऊपर जो है जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है यहाँ पर कम हो जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है हमारी लॉन्ग टर्म के लिए, कि जो हमें बाद में पैसे देने थे वो अभी हमारे हैंड टू हैंड चलेगा बट सही रहेगा हिसाब। और एफिशिएंसी हमारी कंपनी की अच्छी हो जाती है। ठीक है, जब हमारे पास एम्प्लॉयज थोड़े बचेंगे तो अच्छी एफिशिएंसी से काम होगा। तो नुकसानात यही होते हैं हमारे, कि जो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो निकल जाते हैं, और जो अभी की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, कि अभी हैंड टू हैंड 10 लोगों ने ऑप्ट कर लिया तो 50 लाख का नुकसान हो गया, जैसे मैंने ऊपर बताया। और मोरल इश्यूज भी आ सकते हैं, जो बचे हुए एम्प्लॉयज हैं उनके दिल में मोरल इश्यूज भी आ सकते हैं। तो एथिकल इश्यूज क्या होते हैं वीआरएस के अंदर, कि हम हर किसी को क्या दें, फेयर ट्रीटमेंट दें, हर एम्प्लॉय को फेयर ट्रीटमेंट दें, ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें, पूरी बात उनको ढंग से बताएं, कुछ भी चीज छुपाए नहीं, हर एम्प्लॉय की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करें। ठीक है ना, और एक अच्छी तरीके से प्रॉपर सपोर्ट उन लोगों को प्रोवाइड करना। अब नेक्स्ट जो चैलेंजेस आता है वर्क लाइफ बैलेंस, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हेड इन्फ्यूजन के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आईडी इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। एज यू ऑल नो हमारी चल रही है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज, जिसके अंदर हम इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो 2-3 चैलेंजेस हम पिछली वीडियोस के अंदर देखकर आ चुके हैं। हम आपका लास्ट चैलेंजेस बचते हैं जिसका नाम है वर्क लाइफ बैलेंस।
तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹249 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के नोट्स हमारे परचेज कर सकते हैं। डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे जिनका मैं यूज कर रहा हूँ। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। एमर्जिंग चैलेंजेस का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, ये वो नई और चेंजिंग प्रॉब्लम होती हैं जो एचआर मैनेजर को फेस करनी पड़ती हैं। किस वजह से फेस करनी पड़ती है, पहले ही बताया कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वर्क कल्चर बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं। तो इस वजह से जो है हमारी एचआरएम के अंदर ये चैलेंजेस आते हैं। तो उसके अंदर से एक और इम्पोर्टेंट एमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या होता है? वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब हमें प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, किस चीज के बीच में हम बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी देनी है एम्प्लॉयज को, और उसकी पर्सनल लाइफ भी है। ठीक है, यानी उसकी फैमिली है, उसकी हेल्थ है, उसको आराम करना है, उसका लीजर है। तो हम दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर रख रहे हैं कि एम्प्लॉयज को काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी देनी है और उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इन चीज़ों का बैलेंस बनाना ही हमारा क्या कहलाया जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस कहलाया जाता है। यानी कि हम ये सीधा सीधा ये बोलें कि एम्प्लॉयज़ के पास इतना इनफ टाइम होना चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो काम भी कर सके और साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी देख सके, यानी दोनों चीज़ें ठीक तरीके से हैंडल कर सके, एक किसी भी चीज़ के अंदर कमी ना करे, ना ही पर्सनल लाइफ के अंदर ना ही काम के अंदर। तो वर्क लाइफ बैलेंस आज के टाइम में चैलेंज क्यों है? ठीक है, ये तो एक अच्छी चीज़ है, तो एक तरीके से चैलेंज क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एम्प्लॉयज़ पर, और आज के टाइम में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ से हम बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आज के टाइम में ये सारी चीज़ें हैंडल करना एचआरएम के लिए चैलेंजेस है। आज के टाइम में वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, 12-12 घंटे की शिफ्ट हो रही है, 11-11 घंटे की शिफ्ट्स हैं, बहुत लंबे लंबे वर्किंग आवर्स हैं। और आज के टाइम में तो एक वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर आ गया है कि 24/7 कनेक्टिविटी है, जब भी बॉस का कॉल आए वो काम पर लगा देते हैं, आपको काम करना ही करना है। तो वर्क फ्रॉम होम का भी आज के टाइम में एक सीन आ गया है। और आज के टाइम में मोबाइल फोन्स का और ईमेल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कि ऑफिस आवर्स खत्म हो गए। अब आप गए सुबह ऑफिस 8 बजे और आ गए मान लीजिए 5 बजे, अब उसके बाद भी 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको ऑफिस के ईमेल आए जा रहे हैं, ऑफिस से फोन आए जा रहे हैं कि ये काम था, वो काम था, आप ये सेंड कर दो, ये पीपीटी सेंड कर दो, ये फाइल सेंड कर दो। तो ये इंसान अपनी यहाँ पर पर्सनल लाइफ की तो उसकी ऐसी तैसी हो गई। अब डुअल इनकम फैमिलीज भी होती हैं जिनको ये चीज़ जो है इशू बैठना इशू पड़ता है। ठीक है, कि हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, तो दोनों की पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रही, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है ना, और फास्ट पेस्ड वर्क एनवायरनमेंट हमारा बनने लगा है आज के टाइम में। तो इस वजह से ये चीज़ें हैंडल करना जो है वर्क लाइफ बैलेंस आज के टाइम में एचआरएम के लिए एक चैलेंज बन गया है। अब तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अगर उसको वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखना है। सबसे पहले तो आज के टाइम में लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, यानी कि एम्प्लॉयज जो है आज के टाइम में एक्स्ट्रा घंटे काम कर रहा है ताकि उसका टारगेट पूरा हो जाए, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, उसको थकावट हो रही है, और जिसकी वजह से थकावट होने की वजह से उसको क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स की जो ये प्रॉब्लम है, ये एक चीज जो है हमारे एम्प्लॉयज को फेस करनी पड़ती है। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम की प्रॉब्लम आ गई कि ब्लर्ड बाउंड्रीज हो गई है आज के टाइम में, यानी कि ऑफिस और होम के बीच में कोई फर्क नहीं रहा। यानी आज के टाइम में आपका घर ही आपका क्या बन गया है, ऑफिस बन गया है। यानी कि एम्प्लॉयज को आज के टाइम में ये फील होने लगा वो हर वक्त ऑन ड्यूटी है, भले से घर में भी हो तो घर पे भी उनको काम ही करना है। तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी आज के टाइम में एक तरीके से चैलेंज हमारा बन गया है। स्ट्रेस और बर्नआउट होने लगा है, यानी कि इतना ज्यादा वर्क प्रेशर मिल रहा है, कंटिन्यूअस वर्क प्रेशर मिल रहा है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है एम्प्लॉयज की, और फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। घर पे बैठे बैठे लैपटॉप चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ तो खराब होगी ही होगी, साथ 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 फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी आपकी। ठीक है ना, आप बाहर जाकर कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, एनजाइटी हो जाएगी, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर साथ साथ हमारे एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ जो है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, उनको बहुत ज़्यादा छुट्टी मिले, और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिले।
तो एचआर के लिए, एचआर मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें कि यार हर किसी को मैं कैसे संभालूं, हर किसी को मैं कैसे सेटिस्फाई करूं। अब एचआर मैनेजर भी तो इंसान है, वो भी तो सब लोगों को हैंडल कर रहा है। अगर आप एम्प्लॉय हो, आपके ऊपर दिक्कत है, तो आपके एचआर मैनेजर के साथ भी तो वही दिक्कत है जो आपके साथ दिक्कत है, वो भी तो उस कंपनी का एक पार्ट ही है, जिस तरीके से आप एम्प्लॉयज पार्ट हो। अब नेक्स्ट आता है वर्कलोड मैनेजमेंट, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ हुआ है, किसी को बहुत ज्यादा काम मिला है और कोई बिल्कुल ही आराम कर रहा है, उसके उसके पास कोई काम ही नहीं है। किसी एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया है, और कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो घर पे बैठकर बिल्कुल चिल कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना एंजॉय करता है और कोई दिक्कत उसको है नहीं। एम्प्लॉय रिटेंशन है, यानी कि अगर वर्क लाइफ बैलेंस खराब होगा तो एम्प्लॉय का टर्नओवर भी बढ़ जाएगा, यानी कि अब एम्प्लॉय कि भाई 12-12 11-11 घंटे ही हमें काम कराना है, छोड़ो ये कंपनी, दूसरी कंपनी में चलते हैं। तो इसकी वजह से जो है कंपनी का जो है टर्नओवर भी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयज का टर्नओवर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और एम्प्लॉयज जो है अच्छे वर्क कल्चर के लिए कंपनी को छोड़ देंगे, दूसरी कंपनीज देखेंगे जहाँ पर वर्क कल्चर अच्छा है, काम के घंटे कम है, सैलरी अच्छी उनको मिल रही है, तो एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर जाते रहेंगे। और परफॉर्मेंस वर्सेस वेलबींग हमारा 7th पॉइंट आता है कि एचआर को जो है बैलेंस करनी पड़ती है, प्रोडक्टिविटी भी और एम्प्लॉय की हेल्थ भी, साथ साथ कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिवली काम भी करे और हेल्दी भी रहा हमारा एम्प्लॉय। अगर हम ओवर फोकस कर देंगे सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर की प्रोडक्टिविटी अच्छी करे, काम करके दे, पीपीटी बना के दे, सारी चीजें करे, तो उसकी वेलबींग भी दिक्कत में आने लग जाएगी। तो अब रोल क्या होता है हमारे एचआर मैनेजर का इस वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेजमेंट करने के लिए, किस तरीके से वो क्या क्या काम करता है जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज की वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करता है। सबसे वो पहले वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्लेक्सिबल स्टार्ट एंड एंड टाइम है, जब आप चाहो काम करो, जब आप चाहे खत्म करो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। आपको 8 घंटे पूरे करने हैं दिन के, अब आप चाहे एक एक घंटा करके करें, आप चाहे पूरे 8 घंटे एक बारी में करें, अब आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर बात है। पार्ट टाइम और शिफ्ट ऑप्शंस हो गए कि पार्ट टाइम ड्यूटी हो रही है कि सिर्फ 4 घंटे की ड्यूटी है, या फिर शिफ्ट में काम हो रहा है कि नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में, 2 टाइम की शिफ्ट में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही एम्प्लॉय की सारी शिफ्ट में सारी चीज़ें की काम हो रही हैं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी लेकर आ गए हैं हमारे मैनेजर्स, और हाइब्रिड वर्क का कि अब जो है रिमोटली काम कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज, घर बैठकर आराम से सुकून से जब चाहे वो अपना फ्लेक्सिबली काम कर सकते हैं। उनसे जो है ट्रैवल का स्ट्रेस कम हो गया है उनका, ठीक है, जो ट्रैवल का स्ट्रेस रहता था कि भाई 1.5 घंटे के क्या नाम है, 1.5 घंटे बाद निकलना है, गुड़गांव जाना है, 1.5 घंटे बाद नोएडा पहुंचना है, अब तो घर से निकलेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, ये ट्रैवल स्ट्रेस जो होगा हमारा कम हो गया है। लीव एंड टाइम ऑफ पॉलिसीज हो गई हैं, यानी कि आपको अब बहुत सारी पेड लीव्स मिलती हैं कि अगर आप छुट्टी भी कर रहे हो तो उसके बदले में भी आपको पैसा मिलेगा, सिक लीव मिलेंगी कि अगर आप बीमार हो तो आप छुट्टी ले सकते हो। मैटरनिटी, अगर आप को प्रेग्नेंट हो या फिर आपको चाइल्ड हुआ है, तो पेटर्निटी, बेबी हुआ है, तो मैटरनिटी और पेटर्निटी लीव्स भी आप लोगों को मिलने लगी हैं आज के टाइम में। इससे जो है एम्प्लॉयज को ब्रेक मिलने लगा है, ठीक है ना, इसकी वजह से एम्प्लॉयज को आज के टाइम में क्या मिलने लगे हैं, ब्रेक मिलने लगे हैं। और एम्प्लॉय की वेलनेस के प्रोग्राम इतने ज्यादा चलाए जाने लगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए जाने लगे, योगा की जाने लगी बहुत सारे ऑफिस के अंदर, काउंसलिंग तो की ही जाती है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम भी आज के टाइम में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन चुका है। तो इससे वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक प्रॉपर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, यानी कि फेयर डिवीजन हो गया काम का, और जो ओवर बर्डनिंग करते थे एम्प्लॉयज को, वो चीज़ आज के टाइम में अवॉइड की जा रही है। और सपोर्टिव वर्क कल्चर है, यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस को आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है, और एम्प्लॉय के पर्सनल टाइम की जो है मैनेजर रिस्पेक्ट करता है और उसको पर्सनल टाइम देने के लिए बोलता है। बेनिफिट्स जो क्या है वर्क लाइफ बैलेंस की, कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसका स्ट्रेस कम होगा और एब्सेंट भी नहीं होगा, टाइम टू टाइम कंपनी में आएगा, एम्प्लॉय की रिटेंशन बढ़ेगी और पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल इमेज बन जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा खराब है? तो स्ट्रेस होने लगेगा एम्प्लॉयज़ को, बर्नआउट्स होने लगेगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहने लगेंगी, उनका मोरल कम हो जाएगा और एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर भी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर जाने लगेंगे और प्रोडक्टिविटी भी जिससे गिर जाएगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा हो गया है यूनिट नंबर 1 इसका एचआरएम का फिनिश। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका एचआरएम का यूनिट नंबर 2। तो जिसको भी हमारे नोट्स परचेज करने हैं, मैंने बार बार बताया आपको, टेलीग्राम एंड आई बटन दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो आप डिटेल नोट्स फॉर द रुपीज 249 परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं।